हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल। क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? गेट लगा दो मेरे दोस्तों, क्योंकि आवाज गूंजेगी नहीं तो फिर। चलो भाई, शुरू किया जाए। हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल है? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइज? वेलकम 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 टू दी क्लास। चलो भाई, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। डिडिंग डिडिंग। बड़ा चैप्टर, मजेदार चैप्टर, हिस्ट्री का पहला चैप्टर। कितने बच्चों ने इस चैप्टर को पहले कभी कहीं देखा था, आते जाते पढ़ा था? बताओ, कितने लोगों ने इस चैप्टर को कहीं ना कहीं देखा था, पढ़ा था? बताओ, आ जाओ। कल वाले चैप्टर के होमवर्क के क्वेश्चंस करे नहीं करे? होमवर्क क्वेश्चंस करे कि नहीं? सोल्यूशन में क्लास के बाद डालूंगा। तो कल अपन ने चैप्टर अपना कंप्लीट किया, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चंस आपको दिए थे। आई होप आप लोगों ने उन होमवर्क क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। क्यों जी, कर लिया था? चलो, तो आज अपने पास में एक और मजेदार चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हिस्ट्री का पहला चैप्टर। पूरे यूरोप को बैठे बैठे घुमा दूंगा, जैसे कि ये नागराज को पकड़ के घुमा दिया। ठीक है, तो पूरे यूरोप में अपन ऐसे ही घूमने वाले हैं। कल भाई साहब क्लास 9 की क्लास में नागराज जो है ना, नागराज कल टीचर बना था, तुम्हें पता है? नागराज ने एक कॉन्सेप्ट समझाया है कल क्लास 9 की क्लास में। नागराज के बलिदान को याद रखा जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है नागराज ने कल की क्लास में। भाई मुझे लॉग आउट क्यों कर दिया? वेरीफाई एंड कंटिन्यू करने दो जरा। चलो, क्या हो गया? क्लास चल रही है, मेरे इसमें क्यों नहीं खुल पा रही है? ठीक है, तो पढ़ा है। ठीक 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 ठीक, बढ़िया। यार एक मिनट रुक जाओ, मेरी क्लास नहीं चालू हो पा रही। अब इनको इसको फिर से लॉग इन करते हैं। फोर 8 4 4 3 1। चलो भाई, वेलकम वेलकम वेलकम। हो नहीं पा रहा है अभी वेलकम, लेकिन तो कल के क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर लियो तो आज एक नया चैप्टर। ठीक है, और आज ही इस नए चैप्टर का अपन अंत करेंगे। यस यस यस, आज आपके प्रशांत भैया का बर्थडे है, तो उन्हें मेरी तरफ से और आपकी तरफ से, सबकी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हम दे चुके हैं। आज उनकी क्लास नहीं है क्या? चलो मैं बात करवा दूंगा तुम्हारी, पक्का। ठीक है, मैं बात करवा दूंगा। खुल गया? जीत गए दोस्तों। एक मिनट रुक जाओ बस, हम मेरे को मेरे क्लास में और पहुंच जाने दो। चैट तो मुझे यहाँ भी दिख रही है। करवाऊंगा बात, पढ़ो थोड़ी देर पहले अच्छे से, फिर पक्का करवाऊंगा। हाँ, फाइन। तो कहां से शुरू किया जाए? चैप्टर स्टार्ट करते हैं एकदम स्टार्टिंग से ही। ठीक है, चैप्टर एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। डन डन, पक्का पक्का मैं बात कराऊंगा। कल एसएसटी का प्री बोर्ड है, तो हैप्पी बर्थडे टू प्रशांत भैया। सोशल साइंस वाले, ओ सोशल और साइंस वाले रे। मेरी दुकान मेरी दुकान क्यों दे रहा हूं मैं उन्हें? तो साइंस वाले।
ठीक है, मैं भी बात करवाऊंगा आपकी, पक्का। चलो शुरू किया जाए कार्यक्रम को। तो देखो चैप्टर क्या है हमारे पास, दी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यार मेरी पेन नहीं मिली आज तक संदीप, वो जो पेन घुमाई थी तुमने वो आज तक नहीं मिल पाई है। घर देखना है कहीं पेन वेन रखी हो अगर, तो एक आधी पेन। ठीक है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, फ्रेडरिक सूरियो, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, द पैक्ट बिटवीन नेशंस। इस पिक्चर का आइडिया क्या था, पिक्चर क्या है, इस चीज को आपको समझना है। क्लियर हुआ? तो देखो फ्रेडरिक सूरियो कौन है, तो एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। और चैप्टर शुरू ऐसे हो रहा, अभी नेशनलिज्म इन यूरोप वगैरह ये सब कुछ नहीं पढ़ रहे अपन। मतलब तुम्हें एक पिक्चर बता रहा हूँ, उस पिक्चर को देखो जरा, ये पिक्चर है, ठीक है। पोपू करके ये यहाँ पे जैसे देखोगे तो एक दीदी क्या बढ़ रही है, वो जो भी बोलते हैं इसको, वो बजा रही है, ठीक है। ऊपर पूरे देव गंधर्व और सब सुर असुर सब ऊपर जो है तो वो छाए हुए हैं आसमान पे, जीसस क्राइस्ट है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फैटर्निटी लिखा हुआ है, ठीक है। फैटर्निटी का मतलब क्या होता है, भाईचारा, ठीक है। फैटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। अब ये तो आसमान का सीन हो गया। नीचे के सीन में क्या है कि लंबी सी लोग ट्रेन बना के जो चल रहे हैं, तो राशन की दुकान पे नहीं जा रहे हैं। ये जो लंबी सी ट्रेन एक बनी हुई है, ये लंबी सी ट्रेन जो एक बनी हुई है, ये क्या दर्शाती है, ये लंबी सी ट्रेन जो बनी हुई है दर्शा रही कि पीपल आर मार्चिंग टुवर्ड्स स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। और ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी हाथ में एक लाइट लेके खड़ी है, तो ट्रैफिक पुलिस नहीं है कि आंदो आंदो। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अपने एक हाथ में चार्टर ऑफ सिटीजन जो है, मतलब राइट्स जो है सिटीजन्स के, उसको लेके एक चार्ट लेके खड़ी है। और इधर वाले हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है। मतलब टॉर्च एक सिंबॉलिक वर्ड हो गया, एनलाइटनमेंट मतलब कि लोगों को प्रकाश दे रही है, खुली सोच से समझने का, जीने का, वो चीज। क्लियर हुआ? तो ये आपको समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, ये एक तरह से कंटेक्स्ट दिया गया है। ये एक तरह से कंटेक्स्ट दिया गया है किस चीज का, ये एक तरह से कंटेक्स्ट दिया गया है कि कैसे 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 जो पीपल है, पीपल आर मार्चिंग टुवर्ड्स स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अब जब ये पेंटिंग बनी ना, उस समय को समझना, लेकिन 1848 के टाइम पीरियड के हिसाब से समझना बाबू। 1848 के टाइम पीरियड के हिसाब से, जैसे अगर आप देखेंगे चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन है, मैन ही है, विमेन को इक्वल राइट नहीं थे उस समय। तो उस टाइम के हिसाब से जैसे अगर आप देखोगे तो जो देश आगे निकल गए, जैसे इसमें कुछ कुछ देश आगे निकल गए, फ्रांस वगैरह आगे निकल गए, तो फ्रांस वगैरह में तो आजादी के लिए संघर्ष हो गया था। लेकिन अब जैसे स्विट्जरलैंड, जर्मनी वगैरह जो है ना, जर्मनी है, इटली है, तो जर्मनी एंड इटली आर ऑन देयर वे, ये जर्मनी और इटली आर ऑन देयर वे टुवर्ड्स लिबर्टी। ठीक है, तो फ्रेडरिक सूरियो ये बताना चाह रहे थे, इस पेंटिंग का कैप्शन क्या है कि द पैक्ट बिटवीन नेशंस, कि कैसे देशों ने आपस में तय कर लिया कि अब उन्हें किस तरफ आगे बढ़ना है, आजादी की तरफ आगे बढ़ना है। और फ्रेडरिक सूरियो के उसी आइडिया जो उन्होंने इमेजिन किया था, उस इमेजिन्ड आइडिया को उन्होंने यहाँ पे पेंटिंग के थ्रू दर्शाया गया है, जिसके थ्रू वो मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक फ्री एंड यूनाइटेड रिपब्लिक रिप्रेजेंटिंग लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिलिटी इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट रूलर। क्यों? क्योंकि आगे जो फोरग्राउंड देखोगे पिक्चर का, तो पिक्चर में टूटा हुआ मुकुट वगैरह ये सब कुछ पड़ा हुआ है, जो ये दर्शाता है कि जो एब्सोल्यूट मोनार्क्स थे, ठीक है, जो एब्सोल्यूटिस्ट सोसाइटी थी, वो खत्म हो रही है और लोग आगे बढ़ रहे हैं किस तरफ, वो खत्म हो रही है और लोग आगे बढ़ रहे हैं कह सकते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी, भाईचारे की तरफ। क्लियर हुआ? तो ये पेंटिंग है, और इस पेंटिंग पे यूजुअली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी कम रहती है। क्लियर है? बताओ। लैग? अबे कोई लैग नहीं है। रिएक्शन बंद तो है, रिएक्शन और चैट मैंने दोनों बंद करके रखे। चलो, एब्सोल्यूटिस्ट मतलब ऐसा मोनार्कियल सिस्टम जो एब्सोल्यूट है, जो किसी की नहीं सुनता है, जो अपनी अपनी चलाता है ना, वो एब्सोल्यूटिस्ट होता है। समझ में? एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्कियल सिस्टम मतलब क्या है, जो किसी की नहीं सुनता है, जो अपनी अपनी चलाता है मन की, वो एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम है। क्लियर हुआ? तो अब आगे अपन क्या पढ़ेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ये वाला जो टॉपिक है, तो इसमें यहां से मेनली आपका चैप्टर चालू होता है। अबे रीले चला रहे हो, पीट दूंगा। मतलब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, सामने वाला बैठ के क्या कर रहा है, रील चला रहा है। कौन सी रील थी, दिखाना है ना? अच्छा ये वो है, ऐसा ऐसा कुछ था ना इसमें। हाँ? पूरा इंस्टाग्राम इससे भरा पड़ा है, बंद कर दो, पीट दूंगा।
पूरा पूरा इंस्टाग्राम बस वो यही चल रहा है, पूरे इंस्टाग्राम पे ये चल रहा है ये क्यों रीले चला रहे आप, मजे तुम्हारे यार संदीप चलो मैं बात कराऊंगा तुम्हारी परेशान रिया से, रुको जरा, चलो पहले बात करवा देता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से, फिर अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, रुक जाओ, चैप्टर पढ़ा है अच्छे से, जरा पढ़ते हैं फटाफट फिर। हाँ भाई बड्डे बॉय, स्पीकर पे कर रहा हूं तुम्हें मैं। हेलो, अरे यार ये ऐप में एक दिक्कत रहती है ना, तुरंत कॉल नहीं लगता, रुक जाओ जरा एक बार फिर से। स्पीकर पे हो मेरे दोस्त बड्डे बॉय आज तो क्या बोलते हैं, बच्चे जो है मेरी क्लास में बहुत चैट में स्पैम कर रहे हैं कि वो करवा दो हमारा, क्या बोलते हैं, हमारी बात करवा दो करके। सबके विषय से मिल गई है मेरे को, मिल गई ना, भर रखा है इन्होंने पूरा का पूरा ईमेल तक भर रखा है, हर जगह बर्थडे विशेस मिल गई है भाई। तो मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, और सबको जो भी इन सबके भी जन्मदिन आने वाले हैं, मेरी तरफ से सबको हैप्पी बर्थडे, सेम टू यू भाई सबको। मेरी चैट क्योंकि पूरी उड़ गई है और चैट में सिर्फ हैप्पी बर्थडे दिख रहा है भाई सबको सेम टू यू कर दो, सबको सेम टू यू करेगा। ठीक है, तो प्रशांत भैया की तरफ से तुम सबको सेम टू यू बच्चों, एंजॉय करो तुम भी, और पार्टी दिखराज कर देंगे, और पार्टी दिखराज कर देंगे। ठीक है डन ठीक है डन। कुछ मिल गया था क्या दोस्त? मैंने कुछ यार अभी तो कुछ नहीं आया, मैं घर नहीं हूँ। अच्छा घर नहीं हो, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, हाँ ठीक है, ओके हैप्पी, वाह यार, चलो ठीक है, खुश है, चलो चलो चलो, बहुत ही बढ़िया है यार, तुम तो नादिया हो। अब पढ़ दो चुपचाप, ठीक है, चलो तो आगे बढ़ा जाए कहानी में। नेक्स्ट स्टेप क्या है अब? नेक्स्ट स्टेप क्या है कहानी में? नेक्स्ट स्टेप क्या है? तुम तो रीले चलाओ आदमी पढ़ा रहा है, सीरियस क्लास चल रही, चैप्टर चल रहा है, उसमें वो रीले चल रही है, ये वाली है ना अब वो दिमाग में वही मेरे मेरे घूम रहा है। चलो फ्लो नहीं बनने दी अभी तक पढ़ाई का। अब नेक्स्ट बर्थडे आपका है सर, हाँ ठीक है, मेरा नेक्स्ट बर्थडे मेरा है। अरे बस मान जाओ, ठीक है बात करा दो, क्या होता है, मैं इधर से बात कराऊंगा तुम्हें तो तुम्हारा चैट में कोई आवाज थोड़ी आएगी, तुमने आवाज सुन ली ना, ठीक है। चैप्टर शुरू होता है अपने यहाँ पे, देखो पहले मैं आपको चैप्टर की एक रूपरेखा बता देता हूँ। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, अच्छे से पढ़ लेना, हाँ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की बात की जा रही है। तो यूरोप में नेशनलिज्म जो है, यूरोप तो एक कॉन्टिनेंट है ना, जैसे एशिया एक कॉन्टिनेंट है, इंडिया एक कंट्री है, तो यूरोप भी क्या है ना, यूरोप एक पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है। तो किसी कॉन्टिनेंट के अंदर राष्ट्रभक्ति, नेशनलिज्म क्या है कि लोगों का अपने देश के प्रति प्यार ही राष्ट्रभक्ति है, नेशनलिज्म है। तो किसी एक कॉन्टिनेंट में नेशनलिज्म की फीलिंग आना बड़ा कठिन है। नेशनलिज्म की फीलिंग कहां आती है? कंट्रीज में आती है। तो हम लेकिन ये देख रहे हैं कि यूरोप में जितनी भी कंट्रीज हैं, उन सभी कंट्रीज में एक एक करके नेशनलिज्म की फीलिंग आई। क्यों? क्योंकि सभी कंट्रीज एक एक करके कंट्री बने हैं, क्योंकि पहले कंट्री थी क्या, पहले मोनार्क के अंडर में थे वो, ठीक है। तो मोनार्क के अंडर में तो एक एक करके कंट्री बने, तो जब एक एक करके कंट्री बने तो एक एक करके कंट्री कैसे बने, उसी स्टोरी को अपन यहां समझेंगे। और कहानी की शुरुआत होती है हमेशा फ्रांस से।
फ्रांस हमेशा से यूरोप में क्या रहा है, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, एक ऐसा वाटरशेड पॉइंट रहा है जहां से क्या है, जहां से डेवलपमेंट हुआ है पूरे के पूरे यूरोप का। मतलब आगे चैप्टर में एक स्टेटमेंट भी है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब फ्रांस किसी भी चीज की शुरुआत करता है, फ्रांस से ही किसी भी चीज की शुरुआत होती है, वो वाला कंसेप्ट है फ्रांस के साथ में। तो अगर अपन जैसे देखें तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, जो आप 9th में भी पढ़ के आए हो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में, 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, उस फ्रेंच रेवोल्यूशन का आउटकम क्या रहता है पता है? उस फ्रेंच रेवोल्यूशन से अगर मैं आपको सिंपल चीज बताऊं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ, मारपीट हुई, लुई 16 भागा, ये हुआ वो हुआ, मैरी एंटोनेट उसकी बीवी को भी फांसी पे लटका दिया, उन सारी चीजों से हटके अगर आप देखोगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से अगर कुछ बाहर निकल के आया, कोई एक आउटकम एक लाइन में बताएं, तो दिस वाज द फर्स्ट इवेंट व्हिच लेड टू द ट्रांसफर ऑफ पावर टू पीपल। ठीक है, आज तक जो पावर राजा के पास थी ना, तो पहली बार लोगों ने देखा कि नहीं, राजा का बाजा बजा के जनता अपने हाथ में पावर ले सकती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहली बार लोगों ने फील किया, लोगों ने देखा, है ना। अब जब फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहली बार यह हुआ कि ट्रांसफर ऑफ पावर आपको देखने को मिला फ्रॉम किंग टू द पीपल, तो यह चीज जब हुई ना, तो इससे कहीं ना कहीं देश में आपको एक देखने को, मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम थे, उन पॉलिटिकल सिस्टम में एक बड़ा चेंज देखने को मिला कि जो आज तक नहीं हुआ वो हो गया। लेकिन सिर्फ पावर चेंज हो जाने से देश देश नहीं बन जाते हैं, है ना। जैसे हमने क्या करा कि ब्रिटिशर्स को भगा दिया इंडिया से, एक उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन ब्रिटिशर्स को भगा देने से हम इंडिया नहीं बन गए। हमने हमारे लोगों ने में भी आपस में वो भावना आना चाहिए थी ना नेशनलिज्म की। तो वो फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, वो कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है, वो सिर्फ पावर चेंज होने से नहीं आ जाती है। उस कलेक्टिव आइडेंटिटी को इंश्योर करने के लिए कि लोगों के अंदर वो एकजुटता वाली भाव रहे, ठीक है, सेवरल स्टेप्स वर टेकन। अब मेरी बात सुनना, ये क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट, टीकी बिंदी चंदन लगा के यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया मैंने, और ये एग्जाम में भी आता है, और ये मैं तुम्हें आज होमवर्क क्वेश्चन में भी दूंगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहली बार आपने ट्रांसफर ऑफ पावर देखा फ्रॉम मोनार्क टू दी पीपल, एरिस्टोक्रेसी से पहली बार जनता के पास में पावर आई। लेकिन वो पावर सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पावर चेंज हो जाने से फील नहीं होती है, कंट्री ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाने से नहीं बन जाता है। कंट्री के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी जो बनाना था, जो कलेक्टिवनेस लाना थी कंट्री के अंदर, वो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी और वो कलेक्टिवनेस कैसे आएगी? तो दैट कलेक्टिवनेस वाज क्रिएटेड थ्रू दी फॉलोइंग मेजर्स। इन फॉलोइंग मेजर्स के थ्रू वो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग किया गया। क्या क्या ये सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी रही है? तो जैसे अगर आप देखोगे तो द आइडिया ऑफ ला पैट्रिया एंड ले सिटियोन वाज इंट्रोड्यूस्ड। पहली चीज, आइडिया ऑफ ला पैट्रिया एंड ले सिटियोन वाज इंट्रोड्यूस्ड। ये एक पहली चीज है जो आपको ध्यान रखना है कि फादरलैंड का कॉन्सेप्ट और सिटीजन का कॉन्सेप्ट लेके आए कि ये फ्रांस सिर्फ एक धरती का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी पितृभूमि हो गई है और हम सब इसके सिटीजन्स हो गए। तो ये पहली चीज थी, है ना। जो लोग थे, लोगों के अंदर वो फादरलैंड, जैसे हम भारत के लिए बोलते हैं ना कि भारत मेरी वो है, माँ है, तो भारत माता का जो आइडिया है, तो उससे आदमी एसोसिएट करता है कि हर व्यक्ति इस भूमि को अपनी मातृभूमि मानता है। तो वैसे ही द आइडिया ऑफ ला पैट्रिया एंड ले सिटियोन वाज इंट्रोड्यूस्ड कि ये भारत जो है हमारा जैसे मतलब उनके लिए फ्रांस जो है हमारी पितृभूमि है और हम इसके नागरिक हैं, ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया गया। फिर रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग जो था उसको रिप्लेस करके उन्होंने ट्राई कलर फ्लैग लाए। देखो मैंने बहुत क्रिस्प में नोट्स दिए, ये पूरा एक आंसर है, मैंने आपको कीवर्ड दिए। ट्राई कलर फ्लैग मतलब कि जो रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था उसको हटा के एक ट्राई कलर का फ्लैग लेके आ गए यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या है, नेशनल असेंबली वाज इलेक्टेड। नेशनल असेंबली वाज इलेक्टेड का मतलब क्या है कि जो पहले स्टेट जनरल वगैरह की मीटिंग होती थी उसको हटा के अब क्या है, नेशनल असेंबली बना दी गई। हिम्स वर कंपोज्ड। हिम्स वर कंपोज्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि अलग अलग मंत्र वगैरह ये सारा सब कुछ बनाया गया। हिम्स वर कंपोज्ड, ठीक है। ओथ्स वर टेकन, मैट्रिक्स वर कॉमेमोरेटेड, जो शहीद हो गए थे रेवोल्यूशन के टाइम पे उनको श्रद्धांजलि दी गई, ठीक है, गीत और शपथ ली गई, तो हिम्स वर कंपोज्ड। अब एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन प्लेस लाया गया, क्योंकि कंट्री बनाना तो एक कंट्री तो एक सिस्टम होना चाहिए, वो हो गया। तो अलग अलग जगह रीजनल डायलेक्ट्स बोली जाती थी, ठीक है, क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती थी, तो उनको सबको हटा के फ्रांस में जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसे एज अ कॉमन लैंग्वेज स्टैब्लिश किया गया, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज को एज अ कॉमन लैंग्वेज स्टैब्लिश किया। तो ये सारे चेंजेस जो इंट्रोड्यूस किए गए थे, ठीक है, ये सारे चेंजेस जो इंट्रोड्यूस किए गए थे। बताओ कितने बच्चों को समझ में आ गया कि कैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाए गए थे। हिम्स वर कंपोज मतलब क्या है कि गीत लिखे गए थे, जैसे अब देश आजादी के लिए जब आगे बढ़ता है, ठीक है, तो गीत वीत गाए जाते ना, तो वैसे हिम्स वर कंपोज्ड, उस कंटेक्स्ट में लिखा गया कि हिम्स वर कंपोज्ड।
समझ गए? जल्दी बताओ। इसका लग गया पानी का ठसका लग गया। दोस्तों पानी का जब ठसका लगता है तो फिर से पानी पीना पड़ता है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। पानी पीते पीते ठसका लग जाए तो क्या फिर पानी पिया जाए वापस? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में ट्रांसफर ऑफ पावर आपको देखने को मिलती है, लेकिन पावर ट्रांसफर हो जाने से देश देश नहीं बन जाता, आपको कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करना होगी। और वो कलेक्टिव आइडेंटिटी आप कैसे क्रिएट करोगे? तो दीज वर द स्टेप्स टेकन इन द फ्रांस। मैंने आपको शॉर्ट में एक एक पॉइंट बता दिया है, ठीक है। अब जब कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए, एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लाने के लिए ये स्टेप लिए गए, तो उससे क्या हुआ? देश देश बना होगा? नहीं, इतनी आसानी से नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि फ्रांस के यूनिफिकेशन की प्रोसेस में बहुत सारे चैलेंजेस भी थे। तो जैसे अगर आप देखोगे कि कुछ लोग इस समय विद्रोह भी कर रहे थे, आपने क्लास 9 में पढ़ा, आपको ध्यान होगा। तो उन लोगों को, लेकिन उनके विद्रोह वगैरह को दबाया गया, सारा सब कुछ किया गया। और जो नेशनलिज्म का आइडिया है, तो जो फ्रांस से जो आइडियाज निकल के आए, ट्रांसफर ऑफ पावर का, इंडिपेंडेंट कंट्री का, वही आइडियाज फिर क्या है? दोज आइडियाज वर कैरीड टू यूरोप, ठीक है। फ्रांस के लोगों ने जिम्मेदारी ली कि हम, व्हाई शुड फ्रांस हैव ऑल द फन? पूरे यूरोप के और भी दूसरे दूसरे देश है, वहां पे भी आजादी दिलवाना होगी, वहां पे भी उनके देश को डेमोक्रेटिक कंट्रीज बनाना होंगे। तो अब ये फ्रांस में जो रेवोल्यूशन आया, तो उस आइडिया को यूरोप के रेस्ट ऑफ द पार्ट्स में ले जाया जाएगा। लेकिन कैसे? आइडिया के पैर थोड़े निकल के आ जाएंगे कि दौड़ के चले जाएगा। तो यहां पे फिर रोल आता है नेपोलियन का। तो नेपोलियन कौन है समझना। तो जब आप देखते हैं कि फ्रांस में रेवोल्यूशन आ जाता है, रेवोल्यूशन आने के बाद में क्या है? जैकोबिन क्लब वगैरह पावर में आता है। जैकोबिन क्लब वगैरह को भी हटाने के बाद में डायरेक्टरी पावर में आती है। वो डायरेक्टरी भी इनस्टेबल तरीके से चल रही थी, तो उसी इनस्टेबिलिटी का फायदा उठाते हुए लेट 1790s में नेपोलियन नाम का एक मिलिट्री डिक्टेटर जो रहता है, तो वो पावर अपने हाथ में लेता है, अपने आप को एज अ मिलिट्री डिक्टेटर स्टैब्लिश करता है फ्रांस में। और जब वो अपने आप को स्थापित कर लेता है, तो 1804 मतलब उसके प्राइम टाइम में 1804 में वो अपने लिए क्या लाता है? एक नेपोलिक कोड लाता है, मतलब अपने द्वारा फ्रांस के लिए एक नेपोलिक कोड लाता है। और इस नेपोलिक कोड को ही सिविल कोड ऑफ 1804 कहा जाता है। समझ गए? इस नेपोलिक कोड को ही सिविल कोड ऑफ 1804 कहा जाता है। बताओ, क्लियर है? आया समझ में? अरे एक ही क्लास में करेंगे, तुम अच्छे से पढ़ तो लो जरा। ले सिटी ऑन मतलब सिटीजन्स की बात की जा रही है यार। वॉल्यूम कम है क्या बच्चे? वॉल्यूम वॉल्यूम क्यों लिखा है? हेलो हेलो मालिक, हेलो। चलो अभी ठीक है, क्लियर है ना? तो अब एक क्वेश्चन, जैसे मैंने तुम्हें यहां इंपॉर्टेंट बताया, तो दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां पे ये हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन यहां पे इंपॉर्टेंट एक और ये हो गया। क्या है? सिविल कोड ऑफ 1804 क्या है? तो जैसे मैंने बताया ना कि नेपोलियन जब पावर में आ जाता है, तो नेपोलियन पावर में आने के बाद में सिविल कोड ऑफ 1804 लेके आता है। ये सिविल कोड ऑफ 1804 जो था, तो सर्टेन चेंजेस एट द स्ट्रक्चरल लेवल विच वर इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन, जिसके चलते ही एंडेड प्रिविलेजेस बाय बर्थ। जैसे पहले क्या चलता था कि आप फर्स्ट स्टेट में पैदा हुए तो अरे अरे वाह, आपके तो ये राजा है, तुम तो राजा के ये मजे हैं, ठीक है। तो बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस मिलते थे ना, वो प्रिविलेजेस खत्म कर दिए नेपोलियन ने। बोले सब समान, सब बराबर, सिर्फ अमीर घरों में पैदा हो जाने से तुम अमीर नहीं हो जाओगे, मेहनत करना होगा तुम्हें, ऐसा, ठीक है। तो ही एंडेड प्रिविलेजेस बाय बर्थ। सेकंड क्या है? ही इंश्योर्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब क्या है? कि सबको समान रूप से इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो सेकंड पॉइंट आपको देखने को मिलता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ इंश्योर की गई, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ की, चाहे अमीर हो, गरीब हो, फर्स्ट स्टेट हो, सेकंड स्टेट हो, थर्ड स्टेट हो, सभी को इक्वल रूप से ट्रीट किया जाएगा। राइट टू प्रॉपर्टी वाज एंश्योर्ड। तो ये क्वेश्चन बनेगा सीधा सिविल कोड ऑफ 1804, या फिर इसी को नेपोलिक कोड भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सीधा आंसर है कि पहले क्या था कि किसी की भी प्रॉपर्टी छुड़ा ली जाती थी राजा के द्वारा या चर्च के द्वारा, तो अब वैसा नहीं होगा। राइट टू प्रॉपर्टी आपको दिया जाएगा, आपका अधिकार जो प्रॉपर्टी का वो आपके पास रहेगा। ही रिमूव्ड फ्यूडल सिस्टम एंड गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस। तो जो फ्यूडल सिस्टम चला आ रहा था, कि फ्यूडल सिस्टम मतलब क्या है? सामंतवाद। जैसे कि एक राजा है, ठीक है, एक राजा ने क्या करके रखा? अपने अंडर में और राजा बना दिए। तो ये जो छोटे राजा बने, ये क्या करते? बड़े राजा को खुश करने के लिए अपनी
छोटी प्रजा को परेशान करते थे। तो वो फ्यूडल सिस्टम उसने खत्म कर दिया नेपोलियन ने, ठीक है। एंड रिमूव्ड गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि अब ट्रेडर्स को आजादी दे दी कि आप ट्रेडर्स हो, आप ग्रुप बना सकते हो और ग्रुप बना के ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ट्रेडर्स को आजादी दे दी कि ग्रुप बना के ट्रेड कर सकते हो। तो ये चीज हो गई एक। ही इंप्रूव्ड ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वेट्स वर स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है। तो वेट्स वर स्टैंडर्डाइज्ड मतलब क्या है कि आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले तो क्या है कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट नहीं था, कुछ भी चल रहा था, पत्थर से तोल दिया कि ये लो ये पत्थर है, ठीक है, ये 1 किलो है, ले जाओ। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वेट्स जो थे उनको स्टैंडर्डाइज किया गया कि 1 kg इक्वल टू दिस, 2 kg इक्वल टू दिस, ठीक है। ही इंप्रूव ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ये सारे चेंजेस नेपोलियन ने अपने 1804 के सिविल कोड में या नेपोलिक कोड में लेके आया। अब जब इतने अच्छे काम किए तो दिखती बात है कि नेपोलियन तो भगवान है, ऐसा वो आ गया होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो व्हेन द सिविल कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड तो उसके अगेंस्ट में लोगों का रिएक्शन कैसा रहा, तो द रिएक्शन वाज मिक्स्ड, ठीक है। देयर वाज अ मिक्स्ड रिएक्शन, ठीक है। आपको एक मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिलता है लोगों के बीच में। क्यों? क्योंकि पहला, जैसे अगर आप देखोगे तो एट फर्स्ट पीपल वेलकम फ्रेंच रूल, ठीक है। तो लोगों को लगा कि यार नेपोलियन आया, हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी माना गया उसको कि मॉडर्न चेंजेस लेके आएगा, और ये चेंजेस मॉडर्न थे भी कि उसने राइट टू प्रॉपर्टी को लेके आया, प्रिविलेज बाय बर्थ खत्म किए, ठीक है, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए कि अब ट्रेडर्स ग्रुप वगैरह बना सकते हैं। तो उसने मॉडर्न चेंजेस बहुत सारे लेके आए और लोग खुश थे। लेकिन बाद में लोगों को रियलाइज हुआ कि नेपोलियन आया फ्रांस से। अब जैसे मान लो उसने स्विट्जरलैंड के ऊपर कब्जा किया, स्विट्जरलैंड के राजा को हटा दिया और स्विट्जरलैंड के राजा को हटा के ये सारे चेंजेस वहां इंट्रोड्यूस कर दिए। तो लोगों को लग रहा था वाह यार नेपोलियन, नेपोलियन को गुलू गुलू कर दूं क्या, ठीक है। तो लोगों को शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि नेपोलियन तो मॉडर्न चेंजेस ला रहा, नेपोलियन बढ़िया है। लेकिन बाद में लोगों को रियलाइज हुआ कि अल्टीमेटली आप राजा तो गया आपके देश का, लेकिन अब आपका देश किसके अंडर में आ गया, अब आपका देश नेपोलियन के अंडर में आ गया, है ना। तो अब आप हो तो गए नेपोलियन के गुलाम, समझ रहे हो, अब आप हो तो गए नेपोलियन के ही गुलाम। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरह सामने निकल के आई कि जो लोगों के अंदर इनिशियल एंथुजियाज्म था नेपोलियन को लेकर कि नेपोलियन बहुत बढ़िया आया है, वाओ, वो इनिशियल एंथुजियाज्म जो है सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी। लोगों को लगा कि हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम डज नॉट गोज हैंड इन हैंड विद मॉडर्न चेंजेस, ठीक है। तो जो मॉडर्न चेंजेस नेपोलियन ला रहा है, उन मॉडर्न चेंजेस के चलते हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम तो लेकिन छिन जा रही है, ठीक है। हमें पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिल रही, भले ही मॉडर्न चेंजेस मिल गए हो, लेकिन वो पॉलिटिकल फ्रीडम हमारी छिन जा रही है। क्लियर हुआ? ये यहां तक की कहानी है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है सर। अबे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ते वाले बच्चे, तो वो पानी जरा अच्छे से पीना तो ठसका लग जाता फिर। यहां तक की कहानी क्लियर है? देखो इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट वर द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द फ्रांस टू क्रिएट अ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द पीपल, और दूसरा सिविल कोड ऑफ 1804 जो है जिसे नेपोलिक कोड कहा जाता है, उसके अंदर क्या पॉइंटर्स थे, ठीक है। क्लियर हुआ? वंश त्रिपाठी समझ आए नहीं आए? क्या नेपोलियन नेपाली था? कैमरा टेढ़ा है ऐसा लिख रहे हैं बच्चे, टेढ़ा दिख रहा है क्या तुम्हें? चलो ठीक है यार, ऐसी गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी करके पढ़ दो चलो क्लियर हुआ यहां तक? बताओ फिर। आज मैं तुम्हें एक नए कैरेक्टर से मिलाता हूं, हमारी हमारी क्लास में एक नया कैरेक्टर भी तो आ गया है दोस्तों। ऐसी बंदूक लाया हूं जिस बंदूक से गोलियां नहीं कुछ और निकलेगा, है ना तो चिकारा भाई क्रॉस इन कोलैबोरेशन विद अप्पू हाथी की बंदूक। अप्पू हाथी बंदूक जो है ना, तो अप्पू हाथी की बंदूक में क्या निकलता है देखो, मैं बताता हूं तुम्हें। ओ मस्त बंदूक है ना। कलेक्शन में एक और बेहतरीन सा नमूना ऐड हो गया। तो इसके बबल फूटते भी नहीं है, इसके बबल थोड़े से वाटर प्रूफ टाइप होते हैं। ये देखो, देखो फूटता भी नहीं है इसका बबल, ये फूट गया। तो वन मोर एडेड टू द कलेक्शन।
पोज ले लूं क्या इसके साथ? पोज, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? अप्पू हाथी की बंदूक है ये। अप्पू हाथी वैसे रहता है ना, दो प्रोडक्ट्स जब कोलैबोरेट करते तो अप्पू हाथी क्रॉसओवर शिकारा भाई। मेले जलाया, यस 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 यस। पॉपुलिज्म का मतलब ये होता है कि गेटिंग रिड्यूस टू द लेवल ऑफ पुअर पीपल। जब आप गरीब व्यक्ति तक की, गरीब व्यक्ति की स्थिति पे आ जाते हो तो उसे पॉपुलिज्म का स्टेज कहते हैं। क्या नेपोलियन अच्छा था? देखो, अच्छा और बुरा ना बहुत सब्जेक्टिव चीज होती है। तो नेपोलियन ने उसके लेवल पे अच्छे चेंजेस इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए उसको मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप कहा जाता है। लेकिन जो लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन थे नेपोलियन को लेकर, वो इसलिए थे क्योंकि लोगों को रियलाइज हुआ कि उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम और मॉडर्न चेंजेस दोनों एक साथ नहीं आ सकते। नेपोलियन मॉडर्न चेंजेस ला रहा था, वाह वेरी गुड नेपोलियन, लेकिन जिन देशों में नेपोलियन जा रहा था उन देशों को तो अपना गुलाम बना लेता था। तो लोगों को लग रहा था कि हमारे राजा को भगा दिया, भले ही मोनार्की खत्म कर दी, लेकिन अल्टीमेटली तो नाउ वी आर अंडर दी फ्रेंच आर्मी। ठीक है, तो ये चीज थी। अब देखो चैप्टर की कहानी कैसे कैसे आगे बढ़ी है, कहां तक आगे बढ़ गई है। तो चैप्टर की कहानी आगे बढ़ी जरूर है आपकी, और कैसे आगे बढ़ी है, 2-3 कदम तो आपको वो समझ में आएगा कि स्लोली ग्रेजुअली चीजें आगे खिसकी है। कैसे स्लोली ग्रेजुअली आगे खिसकी है चीजें? तो सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन से चेंजेस आए, और वो चेंजेस जो पूरे यूरोप में पहुंचे, और यूरोप में पहुंचाएगा कौन? नेपोलिक आर्मी, मतलब फ्रेंच आर्मी। फ्रेंच आर्मी जब जा रही थी जगह जगह, तो उन्होंने अंडर दी नेपोलियन जब फ्रेंच आर्मी थी तो उन्होंने सिविल कोड इंट्रोड्यूस करा, जिसको नेपोलिक कोड भी कहा जाता है। उस नेपोलिक कोड के अगेंस्ट में लोगों के रिएक्शन जो थे वो क्या थे? मिक्स्ड रिएक्शन थे। ठीक है, लोगों के रिएक्शन जो थे वो मिक्स्ड रिएक्शन थे। क्लियर है? यहां तक अपन ने पढ़ लिया। अब इसी बात पे सवाल का जवाब दो जरा, पोल आया। नेपोलिक कोड केयरफुल, read the following fact: abolition of privileges based on birth, establishing equality before law, securing right to property, imposing manorial dues on the peasants। तो आपको बताना है कौन से सही है। ठीक है, समझ में आया ना यहां तक? इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। जल्दी आंसर देना, तो अप्पू हाथी की बंदूक से गोली नहीं मारूंगा, गुब्बारा मार दूंगा। बताओ। धीरे धीरे चलाना होता है। जल्दी जल्दी आंसर दो। तुम्हें कैसे पता मैंने भोपाल के मेले से लाया हूं? 3। देखो, तो अब अगर आप देखोगे यहां पे, तो रीड दी फॉलोइंग फैक्ट्स। तो अबॉलिशन ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, ये तो नेपोलिक कोड का पार्ट था। स्टैब्लिशिंग इक्विलिटी बिफोर लॉ, ये भी पार्ट था। सिक्योरिंग प्रॉपर्टी राइट्स, ये भी पार्ट था। नेपोलिक कोड में सब चीज इंट्रोड्यूस की गई थी। इंपोजिंग मेनोरियल ड्यूज, नहीं, मेनोरियल ड्यूज को तो अबॉलिश कर दिया था। मतलब कि जो मैनर होता था ना, जो बड़ा लैंडलॉर्ड होता था, उस बड़े लैंडलॉर्ड को पैसे जो लोगों के उधार थे उसको खत्म करवा दिया था नेपोलियन ने। ऐसा नहीं है कि और बड़े लैंडलॉर्ड को और बोल दिया कि जाओ पीजेंट्स का खून चूस लो, नहीं ना, तो ये गलत है। तो 1 2 3 राइट आंसर होगा, और 1 2 3 राइट आंसर मतलब ए होगा। कितने परसेंट बच्चों ने ए सेलेक्ट किया है? 67% बच्चों ने। चलो अब अपन आगे आ रहे हैं, चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। तो अपन ने एक कहानी देखी अभी, कहां से? 1790। जैसे अगर आप देखोगे तो अभी तक कहानी कहां से चालू हुई कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789, और उसके बाद में नेपोलियन पावर में आया, तो नेपोलियन ने नेपोलिक कोड इंट्रोड्यूस करा 1804। अब इसके आगे बढ़ रहे हैं अपन। तो इसके आगे बढ़ने से पहले क्या, चैप्टर में दो चीजें चल रही है। एक तो ये कहानी चल रही है, जैसे आपने कहानी देखी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, नेपोलियन की। उसके अलावा चैप्टर में थीम भी चल रही है। थीम मतलब कि चैप्टर में कुछ कुछ एसेंस है, कुछ कुछ समरी है, कुछ कुछ थ्योरीज है, कुछ कुछ आइडियाज है। तो अब उन आइडियाज पे जाएं उससे पहले एक सवाल पूछता हूं, हाउ डिड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज इन डाइवर्स यूरोप? जैसे इंडिया में नेशनलिज्म आया, क्यों आया? क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है कि पूरे इंडिया में एक ही एनिमी था, एनिमीज अहेड। और वो कौन थे एनिमी? वो एनिमी थे आपके ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो पूरी इंडिया ब्रिटिशर्स से प्रताड़ित थी, और उसी कारण से क्या कि सारे इंडियंस एक साथ आ गए कि मारो इनको। ठीक है, किसको? ब्रिटिशर्स को। ठीक है, तो ये आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये आपको इंडिया के केस में देखने को मिल रहा था कि इंडिया के केस में दिस वाज द रीजन बिहाइंड कमिंग अप ऑफ पीपल टुगेदर। ठीक है, लेकिन
यूरोप के केस में जैसे अगर आप देखोगे तो ये पीले कलर में जो सवाल लिखा है, यूरोप में तो हर 50-100 किलोमीटर पे लैंग्वेज बदल गया। इंडिया में भी बदल रहा है, लेकिन इंडिया में क्या आपको देखने को मिल रहा था कि हम सब एक ही ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रताड़ित थे, तो हमने सबने एक साथ इकट्ठे बोला कि ब्रिटिशर्स को मारो पड़ के बहुत ज्यादा, है ना, ठीक है। तो क्या हुआ कि इंडिया में आपको वो यूनिटी का फैक्टर देखने को मिल रहा है, लेकिन यूरोप में तो ऐसा भी नहीं कि कोई अलग से उनको प्रताड़ित कर रहा होगा, कोई परेशान कर रहा होगा। प्रताड़ित मतलब कोई परेशान कर रहा होगा, है ना। वहां तो लेकिन आप देखोगे तो लैंग्वेज अलग अलग, कल्चर अलग अलग, तो फिर वो लोग एक साथ कैसे आए, ठीक है। अगर मान लो कोई एक एम्पायर भी था, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हैब्सबर्ग एम्पायर का एग्जाम्पल दिया गया है इसमें, ठीक है, आपको ध्यान नहीं रखना है उतना, लेकिन मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूं। तो उस हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर भी अलग अलग सेगमेंट के लोग थे जो अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग कल्चर को बिलोंग करते थे। तो ऐसे क्या फैक्टर्स रहे होंगे जिससे वो एक साथ आए होंगे, ठीक है, ऐसे क्या फैक्टर्स रहे होंगे जिससे वो एक साथ आए होंगे, उनके अंदर नेशनल यूनिटी या फिर नेशनलिज्म की फीलिंग आई होगी। तो उसी चीज को समझने के लिए हमें समझना होगा कि उस समय यूरोप था कैसा। तो उस समय यूरोप में एक कैटेगरी थी एरिस्टोक्रेट्स की, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी कौन है, एरिस्टोक्रेट्स कौन है? तो देखो, दिस क्लास वाज यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन। तो स्पेशली जो रूलिंग क्लास के लोग होते थे, ठीक है, रूलिंग क्लास के लोग और उनके रिश्तेदार जो होते थे, जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एक जैसा था, ठीक है, जो अलग अलग जगह रहेंगे, कोई जर्मनी में, कोई फ्रांस में, कोई ब्रिटेन में, लेकिन उनके बीच में एक कॉमन वे ऑफ लाइफ होता था, लैंग्वेज एक बोलते थे, ठीक है। तो ये एरिस्टोक्रेट्स लोग थे और ये अधिकतर इनके पास में प्रॉपर्टी, एस्टेट्स वगैरह, मैंशन वगैरह सब इनके पास होते थे, और ये पैसे वाले लोग थे, और ये क्या करते थे, गरीब लोगों को अपने जूतों के नीचे रखते थे। लेकिन इसी समय यूरोप में क्या हो रहा था ना, एक मिडिल क्लास इमर्ज हो रही थी। अब ये मिडिल क्लास के ऊपर आसमान से गिरी नहीं, तो उसी समय जैसे अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह आ रहा था, और इंडस्ट्रीज के आने से क्या हुआ था, एक ऐसा वर्किंग क्लास का पॉपुलेशन डेवलप हुआ था जिसने आपको क्या देखने को मिलता है, जो जो गरीब भी नहीं रह गया था और एरिस्टोक्रेट्स के बराबर अमीर भी नहीं हो पाया था। अमीर इन द सेंस कि वैसा स्टेटस नहीं पा पाया था, लेकिन पैसा इस मिडिल क्लास के पास आ गया था। कैसे आया पैसा? तो जो मैंने बताया ना, जो ट्रेड व्रेड शुरू हो गए थे, तो उन ट्रेड व्रेड के चलते क्या कि वर्किंग क्लास के जो लोग थे, इन लोगों ने ट्रेड वगैरह, ओवरसीज ट्रेड से पैसा कमा लिया, और पैसा कमाने के बाद में क्या है, ठीक है, पैसा कमाने के बाद में दे कंपोज्ड ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल। तो इन्होंने पैसा कमाने के बाद में शिक्षा ली, ठीक है, दिखती बात है। अब इनके पास पैसा ऐसा सब आ गया, तो इन्होंने क्या किया, पढ़ाई करी। अब जब पैसा ऐसा सब आ गया, इन्होंने पढ़ाई करी ना, तो इस पढ़ाई का परिणाम क्या हुआ, इस पढ़ाई से क्या निकल के आया? इस पढ़ाई से ये निकल के आया कि दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, ठीक है, दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द प्रिविलेजेस ऑफ एरिस्टोक्रेट्स। जैसे हमने 9th में पढ़ा ना, एनलाइटेंड फिलोसोफर्स। तो जब मिडिल क्लास के पास में पैसा आया, तो उस मिडिल क्लास ने शिक्षा ली, और शिक्षा लेने के बाद उनको समझ में आ रहे, ये एरिस्टोक्रेट्स तो अभी तक हमें मूर्ख बनाते आ रहे थे, ठीक है, मूर्ख बनाते आ रहे थे। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, आगे आगे आपको देखने को मिलता है कि जो एरिस्टोक्रेट्स थे, यही एरिस्टोक्रेट्स क्या करेंगे, मतलब इन्हीं, यही मिडिल क्लास के लोग जो थे, सॉरी, ये मिडिल क्लास के लोग लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी में विश्वास रखेंगे। एरिस्टोक्रेट्स और न्यू मिडिल क्लासेस अगर समझ में आया होगा, तो अब अपन लिबरलिज्म पढ़ेंगे। बताओ, एरिस्टोक्रेट्स और न्यू मिडिल क्लास समझ में आया, तो लिबरलिज्म पढ़ते हैं। क्लियर है? एरिस्टोक्रेट्स और न्यू मिडिल क्लास अगर समझ में आ गया, तो अब अपन लिबरलिज्म पढ़ेंगे। बाल कटवाना पड़ेंगे, ऐसा लग रहा है। चलो, समझ में आ गया यहां तक? फाइन। बताओ, एरिस्टोक्रेट्स मतलब जो रूलिंग क्लास के लोग थे, दिस क्लास वाज यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ। कॉमन वे ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि रहन सहन एक जैसा, चाहे वो कहीं भी रह रहे हो। यहां पे वही लिखा है ना, लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन। तो रीजनली दे वर डिवाइडेड, कि कोई अमेरिका, कोई यूरोप में, जैसे कोई ब्रिटेन में रह रहा है, कोई फ्रांस में, कोई जर्मनी में, तो रीजनली दे वर डिवाइडेड, लेकिन देयर वे ऑफ लाइफ वाज कॉमन। दे वर कनेक्टेड बाय देयर मैरिटल टाइज, शादी आपस में करते थे वो, ठीक है, उनका रहना सहना एक जैसा था, सबके पास प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, जो रूलिंग क्लास और उससे एसोसिएटेड लोग होते थे, ठीक है। तो वो कहानी है। क्लियर हुआ? एरिस्टोक्रेट्स क्लियर है, न्यू मिडिल क्लास क्लियर है। तो अभी जो न्यू मिडिल क्लास थी, जब पढ़ लिख ली ना, तो इन्होंने एक नया आइडियोलॉजी में विश्वास किया, और वो नई आइडियोलॉजी क्या थी? वो नई आइडियोलॉजी थी लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी।
लिबरलिज्म क्या होता है बाबू? लिबरलिज्म मतलब क्या है कि जब आप खुली सोच से सोचना शुरू करते हो। खुली सोच से सोचना शुरू करते हो तो मतलब क्या है? खुली सोच से सोचना शुरू करते हो मतलब कि लिबरलिज्म आइडियोलॉजी, आईएज्म है मतलब आइडियोलॉजी है। लिबर मतलब क्या है? तो ये लैटिन रूट वर्ड है लिबर। लिबर का मतलब होता है फ्री। तो जब व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम योर थॉट, ठीक है, कुंठित सोच नहीं है आपकी, जब आप खुले विचारों से सोचोगे तो वो लिबरलिज्म का आइडियोलॉजी होगा। अब लिबरलिज्म यूरोप के इस नेशनलिज्म वाले दौर में क्या स्टैंड करता था? तो लिबरलिज्म के दो मायने थे, एक पॉलिटिकल लिबरलिज्म और एक इकोनॉमिक लिबरलिज्म। अब आपको ध्यान रखना है क्वेश्चंस कैसे आते हैं। कभी आपसे पॉलिटिकल लिबरलिज्म भी पूछा जा सकता है, कभी आपसे इकोनॉमिक लिबरलिज्म भी पूछा जा सकता है, कभी आपसे इन जनरल लिबरलिज्म पूछा जा सकता है। तो लिबरलिज्म इज एन आइडियोलॉजी। आईएज्म जहां लगा रहे हैं वहां आइडियोलॉजी है, ठीक है। अब ये आइडियोलॉजी जो है तो लैटिन रूट वर्ड लिबर से बनी है। लिबर का मतलब क्या होता है? फ्री, फ्रीडम ऑफ थॉट। किस सेंस में? तो जैसे पॉलिटिकल लिबरलिज्म की अगर बात करें तो उस समय पे सरकारें जो थी, तो सरकारें किसकी होती थी? राजा वाजा की होती थी। राजा जैसा चाहेगा वैसा होता था, ठीक है, राजा के आगे किसी की नहीं चलती थी। तो जो न्यू मिडिल क्लास के लोग थे, इन लोगों ने बात करी कि देयर शुड बी पॉलिटिकल लिबरलिज्म। मतलब कि अब सरकार जो बने ना, गवर्नमेंट शुड बी बाय कंसेंट। सरकार जो बने तो वो लोगों के कंसेंट से बने, हमारी इच्छा से बने। ऐसा नहीं कि कोई भी राजा बन जाए, राजा का बेटा राजा बन जाए, राजा का पोता जो है वो भी राजा बन जाए। अब हमारे कंसेंट से गवर्नमेंट बनना चाहिए, ठीक है। एंड टू ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब क्या? जो रूलिंग क्लास जो एरिस्टोक्रेट्स चले आ रहे हैं ना, तो इनका खात्मा कर दो अब, ठीक है, कि अब नहीं और नहीं चाहिए। अब तो डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा, पार्लियामेंट के हिसाब से सरकार चलेगी, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। और जो ऑटोक्रेट्स हैं, जो एरिस्टोक्रेटिक रूलिंग क्लासेस हैं, जो क्लेरिकल प्रिविलेजेस, जो चर्च के लोग जो प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं ना, चर्च के प्रीस्ट वगैरह, वो सारे प्रिविलेजेस खत्म कर दो। तो ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म दर्शाता है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म मतलब सिंपल चीज, गवर्नमेंट बाय कंसेंट होना चाहिए और सारे प्रिविलेजेस जो एंजॉय किए जा रहे हैं किसके द्वारा? फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के द्वारा, उन सारे प्रिविलेजेस को खत्म किया जाए। पॉलिटिकल लिबरलिज्म समझ में आया? पॉलिटिकल लिबरलिज्म समझ में आया कि नहीं? बताओ जल्दी, ठीक है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म, तो ये हो गया आपका पॉलिटिकल लिबरलिज्म। अब यही लिबरलिज्म का इकोनॉमिक मीनिंग समझे तो वही रूट वर्ड तो फ्री है ना। तो फ्री का मतलब ये नहीं होता कि फ्री ट्रेड चले। फ्री का मतलब ये है कि इकोनॉमी में भी लिबरलिज्म हो, जहां पे मार्केट की फ्रीडम होना चाहिए और अबॉलिशन होना चाहिए स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शंस की। मैंने एकदम कीवर्ड्स लिखे हैं, बस कीवर्ड्स के साथ ही पढ़ाते चल रहा हूं मैं आपको। क्योंकि क्या होता था उस समय पे, जैसे आप देखोगे तो राजा वगैरह जो होते थे बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रखते थे मार्केट को। यू पीपल वर नॉट फ्री टू ट्रेड। लेकिन अब ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं, तो ये मिडिल क्लास तो बने ही ट्रेड करके है ना। तो ये तो चाहेंगे कि देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ट्रेड करने की इनको और आजादी मिले कि ये फ्रीली ट्रेड कर पाए, अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाए। तो वो फ्रीडम ऑफ ट्रेड ये चाहते थे, ठीक है। मिडिल क्लास के लोग फ्रीडम ऑफ ट्रेड चाहते थे, लेकिन फ्रीडम ऑफ ट्रेड थी नहीं। तो इसीलिए इन्होंने जिस आइडियोलॉजी में विश्वास जताया और दर्शाया, तो उसके तहत वो यही चाहते थे कि देयर शुड बी इकोनॉमिक फ्रीडम, जिसके चलते फ्रीडम ऑफ मार्केट होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ ट्रेड होना चाहिए, स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शंस, जो सरकारें बंदिशें लगाती है, जो राजा वगैरह, वो बंदिशें खत्म कर दिए जाए। और उसी इकोनॉमिक लिबरलिज्म के आइडिया पर आपको क्या देखने को मिलता है कि ज़ोल्वरिन एक ट्रेड यूनियन बनाई गई थी, किसके द्वारा? प्रूशिया के द्वारा, ठीक है, जो आगे चल के जर्मनी बनेगा, जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको कीवर्ड्स में दिया है, लेकिन अभी मैं समझा देता हूं। तो पहले क्या होता था ना कि अगर आपको एक सामान यहां से वहां तक लेके जाना है, तो जितनी बार टेरिटरी क्रॉस करोगे उतनी बार टैक्स देना है। फिर यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट नहीं होता था। 1 मीटर का मतलब कहीं इतना होता था तो कहीं इतना होता था 1 मीटर का मतलब, क्योंकि सब के जगह अलग अलग है। तो लोग चाहते थे कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म हो, एक यूनिफाइड सिस्टम हो, फ्रीडम हो मार्केट में, ट्रेड करने की फ्रीडम हो, गवर्नमेंट ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए। तो अब क्योंकि ये इकोनॉमिक फ्रीडम, ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म इतना इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि अगर इकोनॉमिक लिबरलिज्म नहीं होगा तो मिडिल क्लास का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो जैसे प्रूशिया में अगर आप देखोगे तो ऑन दी प्रूशियन इनिशिएटिव एक ट्रेड यूनियन बनाया गया था जिसका नाम रखा था ज़ोल्वरिन, जहां पे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स थी, टैक्स नंबर ऑफ करेंसी 32 से 2 कर दी थी कि इतनी सारी करेंसी जो थी उसको अब नहीं चलाएंगे, 2 ही करेंसी चलाएंगे, ठीक है। इंटरनली आप कोई भी सामान खरीद बेच सकते हो, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसे एक ट्रेड यूनियन बनाई गई थी ज़ोल्वरिन, ठीक है। तो ये ज़ोल्वरिन का एग्जांपल है। अब बताओ न्यू मिडिल क्लास, एरिस्टोक्रेसी और लिबरलिज्म, क्या ये क्लियर है?
पार्टी मांगना ना तुम प्रशांत भैया से, मुझसे क्या पार्टी मांग रहे हो? ठीक है, अप्पू आती है वो। अबे जल्दी पढ़ाओ का मतलब क्या होता है? हैब्सबर्ग वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं नहीं श्रेया, यू कैन लीव इट। इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब यह है कि फ्रीडम ऑफ मार्केट, कि मार्केट जो है ना, ट्रेड व्रेड करने की आजादी रहे और सरकार किसी प्रकार से मार्केट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए, स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, वो चीज। ठीक है, चलो। आपने कहा कि आप पार्टी दोगे, कब कहा? झूठ, किसने बोला, किसने सुना? देख 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 कैसे पलट रहे बच्चे। मेरे बर्थडे वाले दिन तो संडे है इस बार। चिल। स्कूल में जिस दिन संडे वाले दिन बर्थडे होता तो उस दिन ये रहता कि चलो ठीक है, स्कूल में बर्थडे नहीं बनाना पड़ेगा, बच गए हैं। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल क्या है? तो न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 क्या है? तो अब यहां से समझना न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 क्या है। क्या हुआ, मजेदार चीज बता रहा हूं। क्या हुआ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 में? कि कहानी वापस चालू हो गई। मैंने जो आपको बताया था ना कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, बीच में अपने चैप्टर वो आए थे, आइडियाज आए थे, थीम आई थी लिबरलिज्म की, एरिस्टोक्रेट्स की और मिडिल क्लास की। 1889 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। 1804 में क्या है, नेपोलियन पावर में आ गया एकदम पीक पे, और अब नेपोलियन पावर में आ गया तो अब इसके बाद में 1815 में क्या होता है कि जो पावर में आता है ना वो जाता भी है। एक लाइफ लेसन यहां से लेके जाओ कि नथिंग इज परमानेंट। वो गाना है ना, क्या है, उगते सूरज ढलते देखे। तो ये नेपोलियन 1804 में अपनी पीक पे था, चरम पे था पावर की, लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे उसकी पावर भी डिक्लाइन होती है और 1815 आता है और 1815 में नेपोलियन जो है वो हारता है। तो हर वो इंसान जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। दिस इज लाइफ माय फ्रेंड, ठीक है, साइकिल चलता रहता है। तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन पावर में गया और 1815 आते आते क्या होता है ना कि नेपोलियन हटेगा अपनी जगह से, और नेपोलियन हटेगा तो पावर इज लाइक सीसॉ, सीसॉ पे बैठे हो, एक ऊपर जाता है एक नीचे आता है, एक ऊपर जाता है एक नीचे आता है, ऐसा। तो जो पावर होती है ना वो एक सीसॉ की तरह होती है। तो यहां पे वही बताया गया कि जब नेपोलियन का डिक्लाइन हुआ तो कोई और ऊपर गया होगा। तो यहाँ पे जो टॉपिक है, टॉपिक समझ लो, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, तो स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। तो नेपोलियन हारता है 1815 में और नेपोलियन को हराने वाले कौन थे? कंजर्वेटिव्स। अब आपके दिमाग में आएगा कि कंजर्वेटिव्स कौन है, तो सबसे पहले ये समझ लो कि कंजर्वेटिव्स कौन है। तो न्यू कंजर्वेटिव्स की अगर बात करें तो कंजर्वेटिव्स कौन है? ये है कंजर्वेटिव्स, ठीक है। तो कंजर्वेटिव्स जो है वो रूलिंग क्लास के लोग थे, जो मोनार्क्स जिन्हें कहा जाता है ना। तो नेपोलियन ने, जैसे तुम्हें ध्यान हो तो नेपोलियन ने अलग अलग जगह जाके लोगों को हराया था, अलग अलग कंट्रीज में, पोलैंड में और इनमें सब में जाके लोगों को हराता चला गया था नेपोलियन। तो जब लोगों को हराता चला गया था नेपोलियन, तो ऐसा नहीं है कि नेपोलियन अजय था कि उसे कोई हरा नहीं सकता है। नेपोलियन को भी घेर के मारा 1815 में किसने? पर्ब नेशंस ने। पर्ब नेशन एक ट्रिक है याद रखने की, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया और ब्रिटेन। तो क्या होता है कि न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 में ये बताया गया है कि जो रूलिंग क्लास के मोनार्क्स थे, दे अगेन केम बैक टू पावर आफ्टर डिफीटिंग नेपोलियन इन 1815, ठीक है। तो आफ्टर डिफीटिंग नेपोलियन 1815 में उन्होंने नेपोलियन को हरा दिया, और नेपोलियन को हराने के बाद में ये रूलिंग क्लास के जो मोनार्क्स वगैरह थे ये वापस पावर में आ गए। अब जब ये वापस पावर में आए तो उन्होंने बोला कि ये पार्टी, और पार्टी के लिए उन्होंने क्या किया, एक ट्रीटी साइन करी वियना में बैठ के, ठीक है। तो नेपोलियन को हराने वाले कंट्री कौन थे? चार लोग ने घेर के तलवार मार दी नेपोलियन को। तो प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इन चारों देशों ने नेपोलियन को मिलकर हराया, और मिलकर हराने के बाद में दे सेट इन वियना। वियना कहां पे है? वियना ऑस्ट्रिया में एक जगह है, ठीक है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है। तो वियना में 1815 में बैठ के मीटिंग करते हैं सारे लोग, कौन? कंजर्वेटिव, जिन्होंने नेपोलियन को हराया ना, कहानी बता रहा हूं मैं तुम्हें। तो नेपोलियन को हराने के बाद में बैठ के मीटिंग करते हैं, और उस मीटिंग को कहा गया ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी का बेसिक मतलब होता है संधि,
मतलब एग्रीमेंट होना, ठीक है। तो उन्होंने बैठ के एक एग्रीमेंट किया, और इस एग्रीमेंट को लीड किसने किया? भैया जिसका बैट रहता पहले बैटिंग वो करता है। तो ऑस्ट्रिया में ये मीटिंग हो रही थी, तो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था ना, ठीक है, वहां का जो चांसलर था ड्यूक मेटरनिक, ड्यूक मतलब राजकुमार, तो वहां के राजकुमार थे ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक ने क्या करा, इस मीटिंग को हेड किया। अब इस मीटिंग से आउटकम क्या निकल के आया, ये कहानी समझ में, कैसे पावर स्विच हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, नेपोलियन पावर में आया। नेपोलियन के पावर में आने के बाद नेपोलियन हारा भी, और नेपोलियन के हराने के बाद कंजर्वेटिव्स पावर में आए। तो कंजर्वेटिव जब पावर में आए तो वो उस दौर को कहा गया कंजर्वेटिज्म, ठीक है, उस दौर को कहा गया कंजर्वेटिज्म। क्लियर है यहां तक? और कंजर्वेटिव जब पावर में आए तो उस कंजर्वेटिव ने पावर में आने के बाद में क्या किया, ट्रीटी ऑफ वियना होस्ट करी, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना होस्ट करी। और उस ट्रीटी ऑफ वियना में बैठकर उन्होंने तय किया कि अब तो नेपोलियन तो गई हो, अब आगे देश कैसे चलाना है, दुनिया कैसे चलाना है, यूरोप कैसे चलाना है, तो उन्होंने बैठ के ये तय किया, ठीक है। तो ये ट्रीटी ऑफ वियना के पॉइंट से, कि ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू ये डिसाइड किया गया कि हाउ दी फर्दर यूरोप विल बी गवर्न, ठीक है, आगे यूरोप कैसे गवर्न होगा। क्लियर है यहां तक? चलो बताओ, किसी को कुछ डाउट, परेशानी, समस्या बताओ। इज दैट क्लियर? बैटल ऑफ वाटरलू में हारा था, यस। प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, ब्रिटेन, ये है परब नेशंस, ठीक है। कोमलप्रीत कौर, पोल आएगा बेटा, पोल आएगा अभी। तो अब जब इन्होंने बैठ के मीटिंग करी ट्रीटी ऑफ वियना में, तो एक और डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहां पे ये बनता है, ठीक है, एक और डायरेक्ट क्वेश्चन आपका ये बनता है, ट्रीटी ऑफ वियना, सर आपको ये सब कैसे पता चला? वो क्या ना बेटा, उस समय पे मैं उधर ही था यूरोप में, तो मैंने सारा लिख लिया था बुक में, तो मुझे ध्यान है, इसलिए तो मैं तुम्हें एसएसटी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे सब पता है ना। आ जाओ। तो अब जैसे अगर अपन आगे बढ़े यहां से, तो आगे बढ़ने पे क्या होता है कि अनडूइंग चेंजेस ड्यूरिंग नेपोलिक वॉर। तो सबसे पहला ये जो ट्रीटी ऑफ वियना का पहला प्रोविजन था, पहला पॉइंट था, वो पहला प्रोविजन, पहला पॉइंट क्या था कि जो भी चेंजेस आपने इंट्रोड्यूस करे थे ना, उन सारे चेंजेस को अंडू कर दो ड्यूरिंग नेपोलिक वॉर। तो नेपोलियन ने नेपोलिक वॉर के टाइम पीरियड में बहुत उधम मचाई, बहुत धूमधाम मचाई, नेपोलियन ने ये कर दिया, वो कर दिया, अलट पलट, ये सब धूम मचा दी थी। तो जब ये लोग वापस पावर में आने, अरे यार ये नेपोलियन ने, जैसे तुम्हारे घर में मस्ती करते हो, जब सामान इधर फेंक दो, चादर इधर, डब्बा इधर, खिलौने उधर, ठीक है, तो फिर तुम्हारी मम्मी जब आती तो मम्मी क्या करती, सबसे पहले मम्मी तुम्हें दोषती, अच्छा धन 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 देती है पीठ पे। वो 4-5 देने के बाद मम्मी फिर क्या करती है, पूरे रूम को समेट देती है ना, कि जो तुमने फैलाया है रायता उसको समेटो। तो यही ट्रीटी ऑफ वियना में पहली चीज तो क्या थी, ऑब्जेक्टिव ये था कि जो नेपोलिक वॉर, जब नेपोलियन लड़ाई लड़ रहा था, तो नेपोलिक वॉर के टाइम पीरियड में उसने जो जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे, उन सारे चेंजेस को अंडू किया जाए, ठीक है, अंडू कर दिया। फिर क्या है, बॉर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड, बॉर्बन डायनेस्टी जो है उसको रिस्टोर किया गया। फाइन, जो बॉर्बन डायनेस्टी थी, बॉर्बन डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी थी, जो नेपोलियन ने हटाई थी ना, नेपोलियन फ्रांस में जो डायनेस्टी थी वो बॉर्बन डायनेस्टी थी, लुई 16 वाली, वही डायनेस्टी चली आ रही थी। तो उस डायनेस्टी को तो नेपोलियन ने हटा दिया था पूरी तरह से, चल भाग ऐसा करके। तो उसी डायनेस्टी के राजा को, लुई फिलिप को फिर से बैठाया गया, मतलब उसका भतीजा था लुई 16 का, ठीक है, तो उसको फिर से पावर में बिठाया गया। बॉर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड। फिर क्या है, फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरीज। तो नेपोलियन के अंडर में फ्रांस फूल के गुब्बारा हो गया था, ठीक है, नेपोलियन के अंडर में फ्रांस जो है फूल के गुब्बारा हो गया था। तो उसी फ्रांस को क्या किया गया, फिर कंप्रेस किया गया, उसी फ्रांस को फिर बाद में क्या किया गया, कंप्रेस किया गया। कैसे कि जो फ्रांस ने टेरिटरीज एक्सपैंड करी थी ना अंडर द नेपोलियन, उन सारी टेरिटरीज को फिर से रिस्टोर किया गया, ठीक है। उन फ्रांस से टेरिटरी छुड़ा ली, टेरिटरी मतलब जगह, वो फ्रांस से वो जगह छुड़ा ली जो नेपोलियन के टाइम पे एक्सपैंड हुई थी। फिर क्या है, अब उनको पता था फ्रांस है तो बदमाश, ठीक है, फ्रांस के लोगों खून में ही क्या है ना, बदमाशी है। तो उन्होंने बोला कि ये फ्रांस की इतनी बड़ी टेरिटरी जैसे फैला ली थी, तो उन्होंने बोला जो ओरिजिनल फ्रांस था उतना ही बड़ा कर दो वापस इसको, और उसके बाद में आगे ये और ना फैले। तो इसीलिए क्या है, इसीलिए सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस। फ्रांस के बॉर्डर पे अलग अलग स्टेट बना दिए ताकि फ्रांस के एक्सपेंशन को रोका जा सके। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जर्मनी है एक उदाहरण के तौर पे, तो फ्रांस और एक्सपैंड होकर जर्मनी की तरफ ना आ जाए, तो बीच में उन्होंने कुछ स्टेट्स बना लिए, जैसे यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। तो ये हो गया, सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप अराउंड द फ्रांस। अब इस ट्रीटी ऑफ वियना का, इस मीटिंग का मेन इंटेंशन क्या था पता है? मेन इंटेंशन था टू रिस्टोर मोनार्कीज ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। तो जो नेपोलियन ने मोनार्कीज को हटाया था ना,
उन सारी मोनार्कीज को ही रिस्टोर करने का मन था, मेन इंटेंशन इन कंजर्वेटिव्स का, कि जिन जिन राजाओं को हटाया था उन राजाओं को वापस ले आओ, क्योंकि नेपोलियन ने अपने समय पर बहुत उधम मचाई। क्लियर हुआ? ट्रीटी ऑफ वियना क्लियर हुआ, कंजर्वेटिविज्म समझ में आया, कंजर्वेटिव रिजीम ने कैसे क्या पावर चेंज करी वो समझ में आया। तो अपन 1815 के आगे चल रहे हैं अब, ठीक है। अब लेकिन क्या होता है ना कि जो कंजर्वेटिव्स पावर में आए तो अब लोग जो थे ना, जैसे बोलते हैं ना कि एक बार जब शेर के दाढ़ खून लग जाता है ना तो फिर शेर आदमखोर बन जाता है। तो अब लोगों ने आजादी का स्वाद चख लिया था, मॉडर्न चेंजेस को समझ लिया था, और ये कंजर्वेटिव जो वापस पावर में आए तो कंजर्वेटिव वही अपना पुराना सिस्टम चलाना चाह रहे थे। क्या पुराना सिस्टम चलाना चाह रहे थे? कि कंट्रोल रखेंगे, स्ट्रिक्ट कंट्रोल, ठीक है, सेंसरशिप लाएंगे, हर चीज को चेक करेंगे, लोगों को कुछ भी लिखने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे, रिवोल्ट नहीं करने देंगे। तो लोगों के अंदर क्या ना, लोगों के अंदर वही कॉमन मासेस जो थी, तो कॉमन मासेस टुवर्ड्स कंजर्वेटिव की तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। पीपल वर लाइक कि हम तो स्वाद चख चुके हैं आजादी का, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। उन्होंने बोला कि कब तक रोकोगे, एक दिन रेवोल्यूशन ला देंगे, और वही रेवोल्यूशन की प्लानिंग कंटिन्यूअसली चलती रही है। तो अब ये है कि आप जितना आप दबाने की कोशिश करोगे उतना फूट के बाहर आने की कोशिश करेंगे, तो जितना आप दबाने की कोशिश करोगे उतना फूट के बाहर आने की कोशिश करेंगे। तो न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 में आपको क्या बताया गया कि जो रेवोल्यूशनरीज थे, वो रेवोल्यूशनरीज जो है आप यहाँ पे आप क्या करते हैं, आवाज उठाते हैं किस चीज की, बदलाव लाने की, रेवोल्यूशन लाने की। तो अभी तक आप जैसे स्टोरी पढ़ रहे थे अपन कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन, कंजर्वेटिव्स पावर में आ गए, तो वैसे ही एक और आइडिया, एक और ग्रुप जो है जो रेवोल्यूशन लाने की बात कर रहा था, क्योंकि कंजर्वेटिव्स ने पावर अपने हाथ में वापस ले ली, वो कौन थे? रेवोल्यूशनरीज, जिन्हें कहा जाता है क्रांतिकारी। समझ में आया? सेंसरशिप मतलब क्या है कि किसी भी चीज को चेक करना, कंट्रोल करना। तो जब कंजर्वेटिव्स पावर में आए तो वो हर चीज को बहुत कंट्रोल करके रखना चाहते थे। क्या लिख रहे हो आप? क्या ठीक है? क्लियर हुआ यहां तक? क्लियर हो गया? सीरीज ऑफ स्टेट्स वर, हाँ ये वर कर देता हूं, सीरीज ऑफ स्टेट्स वर। क्लियर हुआ? चलो भाई बताओ। वन शॉट वाले नोट्स यूज कर सकते हो, लेकिन वो बहुत डिटेल में है। अब देखो क्या है, मैं जब एनसीईआरटी से पढ़ा था तब बच्चे बोलते थे कि नोट्स दो। अब वो नोट्स दिए डिटेल वाले, तो अब बोल रहे कि अब ये शॉर्ट नोट्स दे रहा हूं, तो बोल रहे कि क्या डिटेल नोट्स पढ़े। क्या करूं मैं, ये बताओ तुम। ये नोट्स में तुम्हें कहीं कतई भी 1% वो लग रहा है कि नोट्स में कुछ छूट रहा हो? प्रॉपर फ्लो चला आ रहा है जिससे आप चैप्टर रिवाइज कर पाओ अच्छे से, है ना। तो अब हमने आपको बता दिया कि इसके चलते क्या है कि पीपल वर नॉट हैप्पी, पीपल वर लाइक कि तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, कंजर्वेटिव से ऐसा बोल रहे थे। और इसीलिए लोगों ने क्या किया, रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज बनाना शुरू हुई। रेवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है? रेवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी। तो जैसे क्या होता है कि जब स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया जा रहा था तो जो नेशनलिस्ट लोग थे वो सब अंडरग्राउंड हो गए, उनको डर लग रहा था कंजर्वेटिव्स बहुत मारेंगे अब। तो लेकिन कुछ आजादी के परवाने ऐसे थे जिन्होंने बोला कि नहीं हम डरेंगे नहीं, ये हमें धमका नहीं सकते, डरा नहीं सकते, दबा नहीं सकते ये, ठीक है, ये डरा धमका और दबा नहीं सकते। तो उन्होंने बोला कि चलो आवाज उठाते हैं। और आवाज उठाने के लिए उन्होंने क्या किया फिर, ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज वगैरह बनाना शुरू करी, ठीक है, मेनी सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप। सीक्रेट सोसाइटीज मतलब कि जो रेवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी जो थे, तो ये चुपचाप अंडरग्राउंड होके ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिया इन्होंने। और ये चुपचाप अंडरग्राउंड होकर ग्रुप्स बना रहे थे, तो इन ग्रुप्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता था? टू ओवरथ्रो मोनार्की। तो जो कंजर्वेटिव मोनार्क्स वापस आ गए थे ना पावर में, उनको वापस से पावर से भगाने का प्लानिंग कर रहे थे। कैसे? तो उनके ऊपर बम मार देंगे, लड़ाई लड़ देंगे, ऐसे। और ऐसा ही वन सच रेवोल्यूशनरी वाज गुजिपी मजीनी, ठीक है, गुजिपी मजीनी वाज वन सच रेवोल्यूशनरी, जिसने जो एक ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने बदलाव लाने की बात करी, जिन्होंने बोला कि मैं चेंज लेके आऊंगा, ठीक है। तो वन सच रेवोल्यूशनरी वाज गुजिपी मजीनी। ही फॉर्म्ड यंग इटली, ठीक है, यंग इटली, उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई मार्सेलीज में, और यंग यूरोप एक सोसाइटी बनाई बर्न में, ठीक। और ये जो गुजिपी मजीनी थे, गुजिपी मजीनी का एक क्लियर ऑब्जेक्टिव था। उन्होंने एक बात बोली, क्या कि गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। भगवान चाहते हैं कि जो देश है ना, ये देश एक नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड हो, ठीक है, ये देश मिलके लोगों के द्वारा बनाया जाना चाहिए, भगवान की इच्छा है, ये मजीनी ने कहा, ठीक है। गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। तो इसीलिए इसके चलते इटली को आप फ्रेगमेंटेड नहीं रख सकते हो, तो देयरफॉर इटली कैन नॉट रिमेन फ्रेगमेंटेड, ठीक है। इटली के यूनिफिकेशन के लिए इन्होंने क्या किया था? आवाज उठाई थी गुजिपी मजीनी ने। अब आगे इटली यूनिफिकेशन भी पढ़ेंगे अपन। तो ये गुजिपी मजीनी की थॉट थी। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, तो जैसे जो मेटरनिक था ना, मेटरनिक कंसिडर्ड मजीनी एज द ग्रेटेस्ट
एनिमी ऑफ देयर सोशल ऑर्डर, मतलब कंजर्वेटिव्स का सबसे बड़ा कोई दुश्मन था तो अकॉर्डिंग टू मेटरनिक वो मजीनी था, मजीनी से डरते थे, सुसु करते थे पेंट में जब मजीनी का नाम सुन लेते थे सारे कंजर्वेटिव्स, रौला था भाई मजीनी का, ठीक है। तो मजीनी का स्टेटमेंट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, ये ध्यान रखना है। हु सेड दैट मजीनी वाज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ देयर सोशल ऑर्डर, तो मेटरनिक ने बोला। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना क्योंकि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। यहां तक क्लियर है? बताओ। हाँ, जिनने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है वो नोट्स पढ़ सकते हैं बाबू। एरिस्टोक्रेट ने क्या बुरा किया? एरिस्टोक्रेट ने ये बुरा किया ना कि वो राजाशाही परिवार के लोग थे जो आम आदमी का खून चूस रहे थे, प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे, उन्हें मतलब उनके राइट से डिनाई करते थे, ऐसा प्रिविलेजेस बाय बर्थ एंजॉय करते थे। समझ में आया? क्लियर हुआ? यंग इटली और यंग यूरोप दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी मजीनी ने, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आती है, ध्यान रखना। फाइन। क्लियर है? चलो बताओ जरा एक बार चैट में अगर क्लियर नहीं है तो। चलो अपू हाथी, यहां तक, हाँ यहां तक के टॉपिक्स क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, इस सवाल का जवाब दो। हु अमंग द फॉलोइंग होस्टेड वियना कांग्रेस, जो वियना में मीटिंग हुई थी उस मीटिंग को हेड किसने किया, होस्ट किसने किया? ठीक है, बताओ। पिछले वाले क्वेश्चन का लीडर बोर्ड पढ़ देता हूं मैं तुम्हें। भव्य पारिक, श्रेष्ठ राय, अनुभव द्विवेदी, उत्कर्ष, जमशेद, राशि शर्मा, तनुषा, तनुष, नीतीश बेहरा, हिमांग सैनी और नितिन रावत। बहुत बढ़िया, ये सारे बच्चे लीडर बोर्ड पे हैं, तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए। आपका पानी खत्म हो गया तो क्लास भी खत्म कर दो, पानी भर दूंगा अभी तो फिर क्लास भी बढ़ जाएगी। रुक जा बेटा, अभी पानी भरता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी बाबू। अर्नेस्ट रेनान ने नहीं किया था, भग जा। देखो, हु अमंग द फॉलोइंग होस्टेड वियना कांग्रेस, तो वियना की जो मीटिंग हुई थी, ट्रीटी ऑफ वियना, कहां हुई थी? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया का राजकुमार ड्यूक मेटरनिक, ठीक है, चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने होस्ट की थी ना, सिंपल है। आ जाओ, अब देखो क्या है। वाह यार, 80% बच्चों ने आंसर दिया। ड्यूक मेटरनिक को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई का फेवरेट है ये, ठीक है। बहुत बोलते थे क्योंकि ये अभी एक और बार बोलेंगे। जैसे क्या है कि अब अगला टॉपिक आप जैसे अगर आप देखोगे तो एक बार फिर से रिकॉल करवाऊं मैं। 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, बहुत बढ़िया। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में आप देखते हो 1804 में सिविल कोड जो आता है, तो पीक पे रहता है नेपोलियन, लेकिन जो ऊपर जाएगा और नीचे भी आएगा तो 1815 में हार जाता है नेपोलियन। अब नेपोलियन के हारने के बाद में 1815 में पावर में कौन आ गया? कंजर्वेटिव्स आ गए, ठीक है, पावर में कंजर्वेटिव्स आ गए। तो अब ये कंजर्वेटिव्स कब तक पावर में रहेंगे पता है? 30 तक, 1830 तक। 1830 से 1848 के बीच में ना उनका कंजर्वेटिव्स का डाउनफॉल, कंजर्वेटिव्स का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। समझ में? तो मैंने ऐसे कनेक्ट करवा दिया पूरा कि कहानी कैसी चल रही है। तो जो एज ऑफ रेवोल्यूशंस लिखा है ना टॉपिक 1830 टू 1848, इसमें बीच में एक टॉपिक है, कौन सा आपका बीच में इसमें एक टॉपिक है? रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। मैंने उसको भी एक साइड कर दिया क्योंकि कहानी पहले एक बार में समझ लो, ठीक है, कहानी पूरी एक बार में समझ लो। समझ गया ना कैसे कनेक्ट करा अपन ने? 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, 1804 में नेपोलियन जैसे पावर पे था, नेपोलियन कोड लाता है, 1815 में वो हारता है, कंजर्वेटिव्स पावर में आते हैं। लेकिन ये कंजर्वेटिव्स का डाउनफॉल जो है अब शुरू हो जाएगा भाई साहब यहां से, ठीक है। तो मैं अगर ऐसे लिख दूं, कंजर्वेटिव्स का डाउनफॉल यहां से शुरू हो जाएगा, ठीक है, कंजर्वेटिव्स का डाउनफॉल यहां से शुरू हो जाएगा। अनुष्का शर्मा बेटा क्या समझ नहीं आ रहा बताओ? जॉल्वरिन की डेफिनेशन में आगे दूंगा और अच्छे से।
नहीं बेटा, क्लास खत्म नहीं होगी अपनी, क्लास 1.5 घंटे की रहती है, तो 1.5 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा ना, अभी आधे घंटे की बची है और पढ़ो चुपचाप। टाइम ओवर नहीं हुआ, पढ़ ले तो मार मार चमगादड़ बना दूंगा। हाँ, 1 घंटे 4 मिनट की क्लास हुई है अभी बस। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? लाइक डांडी मार्च, वाई वी पे फॉर वाटर बॉटल। आई हैव डाउट लाइक डांडी मार्च, वाई वी पे फॉर वाटर बॉटल, बिस्लरी डिस्पाइट वाटर इज आल्सो नेचुरल रिसोर्स। दिस इज कैपिटलिज्म। ठीक है, दिस इज कैपिटलिज्म। हवा बेच दे रहे हैं, तुम पानी की बात कर रहे हो। पानी तो चलो फिर भी नीचे जमीन में से निकाल के लाने का या फिर नदी में से भर के लाने का पैसा लगता है, हवा बेच दे रहे हैं जो फ्री है उसको, तो यही तो कैपिटलिज्म है मेरे दोस्त। ठीक है, इसी बात पे अप्पू हाथी जो है, अप्पू हाथी के द्वारा एक प्रदर्शन दिखाया गया तुम्हें। तुम लोगों ने भी मेले में ही बंदूक देखी थी क्या? और तुम्हारा देखते से ऐसा दिल नहीं आया इस पे? कितनी क्यूट सी बंदूक है। देख, हाथी है, हाथी की 2 आंख भी है और हाथी की सूंड भी है, और वो सूंड से पानी भरता है और पानी भरने के बाद में बबल गम निकालता है। चलो, क्लियर हो गया यहां तक? बाबू डिटेल में तो पढ़ा रहा हूं, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब देखो क्या है, एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। तो एज ऑफ रेवोल्यूशन में मतलब कि ये जो टाइम पीरियड रहा ना, इस टाइम पीरियड में बहुत सारे रेवोल्यूशंस आए। कहां कहां कैसे कैसे कौन कौन से रेवोल्यूशंस आए उस चीज को समझना है। तो जुलाई 1830 में फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, जुलाई 1830 में आपको क्या देखने को मिलता है कि फ्रांस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है। फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्यों बनता है? क्योंकि आप देखो 1815 में तो वो बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर लिया था, लेकिन बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर करने के बाद में क्या उसको हटाया भी तो सही। तो बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर लिया था 1815 में, लेकिन दी सेम डायनेस्टी जो है उसके अगेंस्ट में लोगों ने रिवॉल्ट किया, और राजा जो उस समय लुई फिलिप था, तो राजा से बोला सुन मेरी बात, तेरे चाचा जी को ताऊ जी को तो मारा था हमने, तेरे को भी मारेंगे, चमगादड़ बना देंगे तेरा, तो इट्स बेटर कि तुम क्या बन जाओ, मोनार्क से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाओ। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क क्या? तो हटाया नहीं राजा को पूरी तरह से। 1830 का जुलाई का जो रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में, उस रेवोल्यूशन से फ्रांस का राजा हटा नहीं, लेकिन उससे बोल दिया कि अब तू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, तेज नहीं चलेगा। ठीक है, तेज चल रही हो तो राजा से क्या बोला गया कि नाउ यू हैव टू ओबे टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द किंग बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। समझ में आया? तो जुलाई 1830 ये हो गया, जुलाई 1830। और जुलाई 1830 में क्या होता है कि फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, तो राजा रहेगा बट द किंग विल बी गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो जब फ्रांस में कुछ होता है ना तो उसका पूरा प्रभाव यूरोप में पड़ता है, और इसीलिए ड्यूक मेटरनिक ने एक स्टेटमेंट दिया कि व्हेन फ्रांस नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। तो फ्रांस के जस्ट बाजू में जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड थी ना, तो जुलाई में ही उस यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड में भी क्या होता है, रेवोल्यूशन ब्रेकआउट होता है। और उस रेवोल्यूशन ब्रेकआउट के चलते क्या है कि बेल्जियम जो एक देश है, जो आपने पावर शेयरिंग में पढ़ा है, हैप्पी बर्थडे टू यू, बेल्जियम का हैप्पी बर्थडे यहीं से निकल के आता है। तो फ्रांस के इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाले रेवोल्यूशन के बाद में, इंस्पायर्ड फ्रॉम द फ्रांस, बेल्जियम में भी मतलब यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड में भी एक आउटब्रेक होता है, विच रिजल्टेड इनटू फॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम। ठीक है, तो जुलाई में बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड एंड बेल्जियम बिकेम अ न्यू कंट्री। सिमिलरली आप देखते हैं तो रेवोल्यूशन की जो दौर था ना 1830 से जो चल रहा था, तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी लड़ी जा रही थी। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है ये मैं समझाता हूं तुम्हें। तो जैसे पूरा यूरोप जो है, तो यूरोप का मतलब कह सकते हैं कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है ना, कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा जाता है ग्रीस को। ग्रीस एक ऐसा देश था जहां से पूरे यूरोप की सभ्यता जन्म लेती है। ठीक है, उनका कल्चर वहां से जुड़ा हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ग्रीक जो है, ठीक है, मतलब ग्रीस देश है और वहां के लोगों को ग्रीक कहा जाता है, ग्रीक्स। तो वो ग्रीस ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। ऑटोमन एम्पायर क्या है सर? ये तो एक मुस्लिम एम्पायर जो टर्की वगैरह वाले पूरे एम्पायर में रीजन में फैला हुआ था। तो अब ग्रीस एक इंपॉर्टेंट कंट्री है फॉर द होल यूरोप, जो कि एक मुस्लिम एम्पायर के अंडर में था। तो उस ग्रीस की आजादी के लिए क्या लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसके ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया, जो कि 1821 से स्टार्ट हो गई। अब इसकी लड़ाई में पूरे यूरोप से जो है लोग जाते थे। ठीक है, जैसे एक नाम फादर गैपोन, नहीं फादर गैपोन तो अरे 9th मिक्स कर दिए 10th में, वाह वाह वाह। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखेंगे तो लॉर्ड बायरन जो है, लॉर्ड बायरन एक इंग्लिश पोइट थे जो इंग्लैंड से पैसा इकट्ठा करके लड़ने जाते हैं ग्रीस की आजादी के लिए। क्यों? क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हुए थे ग्रीस से। ठीक है, लेकिन वो लॉर्ड बायरन गए और वहां बुखार आ गया, बुखार लड़ते लड़ते मर गए। ठीक है, बुखार के कारण मतलब उनकी मृत्यु हो गई।
लेकिन संघर्ष चलता रहा और अल्टीमेटली क्या होता है 1832 में जाके ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होती है। 18 मान जा ना माने 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होती है और इस ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के चलते क्या होता है, आजादी मिल जाती है किसको, इस ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के चलते आजादी मिल जाती है ग्रीस को और ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बनता है। तो जो मैं एज ऑफ रेवोल्यूशन टॉपिक बता रहा हूं ना, तो मैं ये एज ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि इस पूरे टाइम पीरियड में अलग अलग जगह रेवोल्यूशन हो रहे थे। तो आपको ध्यान रखना है 1830 का फ्रांस का रेवोल्यूशन, ठीक है, फिर आपको देखना है क्या कि वही जुलाई का बेल्जियम का रेवोल्यूशन, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो चल रही थी। सिमिलरली अगला टॉपिक आपका हंगर हार्डशिप रिवॉल्ट है फरवरी 1848 का। तो जो फ्रांस, आपको ध्यान है 1830 में जो फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना था, उस फ्रांस में स्थिति और बद से बदतर होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि जैसे लोग गांव से शहर में चले गए, अब शहर में उनकी रेड कारपेट एंट्री नहीं होगी, शहर में पॉपुलेशन बढ़ रही थी, वहां माइग्रेशन के कारण वहां लोगों को सांस लेने की दिक्कत हो रही थी, ठीक है। और ऐसी बदलती सिचुएशन में क्या है, गरीबी में आटा गीला कैसे हो गया और इन लोगों का कि क्रॉप फेलियर्स हो गए। तो क्रॉप फेलियर के कारण फूड शॉर्टेज थी, लोग जो गांव से शहर में आ गए उनको रोजगार नहीं मिल रहा था, तो देयर वाज वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी थी। अब बेरोजगारी थी, माइग्रेशन था, फूड शॉर्टेज थी, क्रॉप फेलियर थी, और इन्हीं सारी चीजों के चलते दिस लेड टू दी एब्डिकेशन ऑफ लुई फिलिप। तो जो लुई फिलिप पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना था, तो वो सिंपल रूल है ये कि जब जनता आक्रोश में रहती तो जनता देखती किसको मार दे, किसको मार दे, राजा, राजा के पीछे लग जाती है। तो पहले फ्रांस में जो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वो भी ऐसे ही हुआ था, और ये 1848 में जो लुई फिलिप उस समय राजा बनके बैठा था कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क, उसके अगेंस्ट में भी लोगों ने हंगर हार्डशिप के चलते रिवॉल्ट कर दिया कि भुखमरी है, लोगों को हार्डशिप्स फेस करना पड़ रही है, राजा, ठीक है। तो लुई फिलिप के अगेंस्ट में उन्होंने विद्रोह कर दिया। अल्टीमेटली लुई फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली, उसको छोड़ के भागना पड़ा, और फिर फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया कि आज से फ्रांस रिपब्लिक है। तो ये पूरा एज ऑफ रेवोल्यूशन है कि क्या क्या रेवोल्यूशन हुआ उस टाइम पीरियड में। फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया, एंड रिपब्लिक वाज एस्टैब्लिश्ड इन फ्रांस, राइट टू वर्क वगैरह दिया, लोगों को क्या काम देंगे, सीधी चीजें सुधर जाएगी। लेकिन राजा बेचारा आहुति बन गया, ठीक है, हवन में। वैसे ही रेवोल्यूशन जैसे अगर आप देखो तो 1845 में सिलिशिया में भी रिवॉल्ट के बारे में बताया गया। अब सिलिशिया क्या है ये, तो सिलिशिया की अगर बात करें तो उस समय का जो प्रूशियन एम्पायर था और आज का जो पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया और चेक्स रिपब्लिक वाला जो रीजन है, उस रीजन में एक जगह थी सिलिशिया, ठीक है। उस समय का जो प्रूशियन एम्पायर था वहां पे एक जगह थी सिलिशिया। अब सिलिशिया में क्या है ना, यहाँ पे वीवर्स रहते थे, जो वीवर्स कपड़े वपड़े बुनते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर्स जो है ना, वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो वीवर्स को कम पेमेंट दे रहे थे, ठीक है। तो व्हेन दी पेमेंट्स ऑफ दी वीवर्स वर रिड्यूस्ड, ठीक है, तो उसके चलते वीवर्स के अंदर गुस्सा आया और वीवर्स ने भी एक रिवॉल्ट करा था सिलिशिया में। और देखो ये रिवॉल्ट राजा के अगेंस्ट नहीं है कहीं, ये अमीर कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट था जो पीजेंट्स की पेमेंट्स को रिड्यूस कर रहे थे। तो पीजेंट्स ने भी एक वीवर्स ने भी एक रिवॉल्ट कर दिया अगेंस्ट दी कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ये इस पूरे टाइम फ्रेम में जो जो रिवॉल्ट्स हुए उनके बारे में बताया गया है। सिमिलरली एक और रिवॉल्ट जैसे देखोगे तो द रिवॉल्ट ऑफ 1848, द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स इन जर्मन रीजन। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि हाँ, पुअर पीपल, जैसे यहाँ पे हंगर हार्डशिप रिवॉल्ट में भी पुअर पीपल ने रिवॉल्ट किया है, ठीक है। तो क्या सिर्फ गरीब व्यक्ति रिवॉल्ट कर रहा था? नहीं, पढ़े लिखे लोग, लिबरल्स जो थे ना, एजुकेटेड लिबरल्स जो थे, वो भी रिवॉल्ट कर रहे थे। तो 1848 का द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स अपन पढ़ेंगे, ठीक है। 1848 का द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स पढ़ेंगे। पहले बताओ यहां तक समझ में आ गया? 1848 का रेवोल्यूशन ऑफ, अबे टाइम कोई नहीं हुआ, पढ़ लो चुपचाप। आ गया ब्रह्मास्त्र, बहुत बढ़िया। रोमांटिक इमेजिनेशन वाला टॉपिक अभी इधर अलग रखा है मैंने। मैं क्या चाह रहा हूं, पहले स्टोरी पूरी समझ लो ना 1830 से 48 की, तो आसान रहेगा, ठीक है। मैंने तुम्हारी बात करवा दी बेटा प्रशांत भैया, तुम लेट आए क्लास में, क्लियर हुआ? लिबरल नेशनलिज्म का मतलब यह है कि जो लोग खुले विचार वाले थे, वही पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेंस में फ्रीडम चाहते थे, और वो देश बनाने की जब बात करेंगे ना तो वो लिबरल्स है, ठीक है, वो लिबरल नेशनलिज्म दर्शाता है। तो जैसे आप देखेंगे तो जर्मनी के अंदर, जर्मनी भी उस समय जर्मनी नहीं था, उस समय प्रूशियन एम्पायर हुआ करता था। तो प्रूशियन एम्पायर के अंदर जो लिबरल्स थे, दे डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड नेशनल यूनिफिकेशन। उन्होंने बोला कि राजा जी एक कॉन्स्टिट्यूशन ले लो, उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश चलाना, क्या अपने मनमर्जी की चला रहे हो।
ठीक है। तो लिबरल्स जो थे उस समय पे 1848 में, दे डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड नेशनल यूनिफिकेशन, और कंट्री बनाते हैं एक अपन, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, लेकिन आपको देखने को मिलता है कि जब ये लिबरल, क्योंकि उन्होंने देखा है कि यार फ्रांस में रेवोल्यूशन आ रहा है, बेल्जियम में रेवोल्यूशन आ रहा है, ग्रीस आजाद हो गया है, तो बहती गंगा में हम भी हाथ धोले, ठीक है। तो दे डिमांडेड, जो लिबरल्स थे ना, लिबरल्स ऑफ द प्रूशियन एम्पायर जर्मन रीजन, उन्होंने डिमांड करी कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और नेशनल यूनिफिकेशन होना चाहिए। और इसी के चलते उन्होंने एक इलेक्टेड असेंबली बनाई, उन्होंने अपनी क्या असेंबली बनाई, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। और उस ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की तरफ ले गए, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की तरफ ले गए, मतलब कि ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बना के वो फ्रैंकफर्ट एक जगह है, वहां पे पार्लियामेंट थी सेंट पॉल चर्च में। तो उस ये सेंट पॉल चर्च में वो पार्लियामेंट में जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाते हैं कि राजा को बोलेंगे कि राजा जी गले में घंटी बांध दे क्या तुम्हारी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बांध दे क्या तुम्हारे गले में एक, ठीक है। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, बट देयर कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिजेक्टेड बाय फ्रेडरिक विल्हेम फोर। तो उस समय पे प्रूशिया का राजा था फ्रेडरिक विल्हेम फोर। तो फ्रेडरिक विल्हेम फोर ने बोला है चलो हटा सावन की घटा, नल गए बाल्टी हटा, ठीक है। उन्होंने उन्होंने इन जो लिबरल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए थे ना, उन लिबरल्स को भगा दिया, बोल दिया कि नहीं तुम्हारी नहीं मानूंगा मैं, ठीक है। क्यों नहीं मानूंगा, मुझे नहीं चाहिए अपने ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस, तुम कॉन्स्टिट्यूशन से मुझे बांधना चाह रहे हो, ठीक है, व्हाई शुड आई लिमिट माय पावर। तो जो लिबरल्स था, लिबरल्स का रिवॉल्ट वहीं सप्रेस कर दिया गया। अब इस रिवॉल्ट में, जो रिवॉल्ट लिबरल्स ने किया था 1848 का, उसमें आप देखोगे तो ये रिवॉल्ट एक तरह से फेलियर था। पीपल वर नॉट एबल टू कन्विंस द किंग टू अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। लोग राजा को कन्विंस नहीं कर पाए कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन 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 लोग राजा को कन्विंस नहीं कर पाए कॉन्स्टिट्यूशन वो करने के लिए। लेकिन आपको क्या देखने को मिलता है, लेकिन सारे राजाओं को यह समझ में आ गया कि आज अपन ने भगा दिया है, कब तक भगाएंगे, एक ना एक दिन तो रिवॉल्ट होके रहेगा, ठीक है। और इस पूरे रिवॉल्ट में देखो वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन वुमेन को क्या है कि ऊपर छज्जे पे खड़ा करवा दिया, बोल दिया विमेन वर सेड टू स्टैंड इन दी कॉरिडोर्स, ये जो बालकनी रीजन है इसमें खड़ा कर दिया, उनको बोल दिया कि आपने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, नाउ यू कैन स्टैंड हियर एज स्पेक्टेटर्स, खड़े होकर देखो। विमेन के राइट्स और उनकी पोजीशन बहुत ज्यादा सुधरी नहीं, लेकिन विमेन ने भी पार्टिसिपेट किया था इस 1848 के लिबरल जर्मन रेवोल्यूशन में भी, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये 1830 से 48 तक की कहानी हो गई है। एक बार रिकॉल करें तो अपन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा, कैसे नेपोलिक कोड आया वो देखा, नेपोलिक कोड के बाद में कैसे नेपोलियन हारता है, कंजर्वेटिव पावर में आते वो देखा, कंजर्वेटिव पावर में आने के बाद में कंजर्वेटिव पावर में आने के बाद में कंजर्वेटिव्स भी खत्म होते हैं, क्यों? क्योंकि जो एज ऑफ रेवोल्यूशन था 1830 से 48 उसमें कितने चेंजेस आए वो देखा अपन ने। अब ये तो कहानी चल रही, इस कहानी के पैरेलल में अपन ने लिबरलिज्म के बारे में जाना, एरिस्टोक्रेट्स के बारे में, मिडिल क्लास के बारे में, ठीक है। तो ये सारी आइडियोलॉजी के बारे में जाना। तो वैसी ही एक और आइडियोलॉजी है रोमांटिसिज्म। ला 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 चाटा मारूंगा। ये रोमांटिसिज्म जो आइडियोलॉजी, ये आइडियोलॉजी क्या है इसे समझते हैं अपन, ठीक है। जैसे अभी तक लिबरलिज्म, एरिस्टोक्रेसी, ये सारी आइडियोलॉजीज अपन ने समझी है, ठीक है। तो वैसी ही एक और आइडियोलॉजी है, कौन सी? रोमांटिसिज्म। उस रोमांटिसिज्म वाली आइडियोलॉजी को पढ़ते हैं। क्लियर हुआ? नोट्स नोट्स आपको यही मिलेंगे ऐप पे। अबे बता दो जल्दी। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब ये होता है दिव्यांग कि जर्मनी के लोग ये चाहते थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और राजा उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, तेज ना चले, ठीक है। क्लियर हुआ? आइडियोलॉजी मतलब सोचने का तरीका। बाबू समझ में आया नहीं आया बताओ? यस और नो नहीं बताओगे मुझे कैसे समझ आएगा? चीकू लव दिशु। अबे होशियार, के लिए क्या क्या लिख रहे हैं बच्चे? हैप्पी सिंह क्या दिक्कत है बेटा? मिस्टिकल फीलिंग क्या होता है बता रहा हूं। लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी जो है इट स्टैंड्स ऑन द रूट वर्ड फ्री, ठीक है। पॉलिटिकल फ्रीडम होना चाहिए, गवर्न बाय कंसेंट होना चाहिए, पीपल शुड बी फ्री टू कंटेस्ट देयर ओन इलेक्शंस, ठीक है वो। और इकोनॉमिक फ्रीडम होना चाहिए, स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शन ना हो, मार्केट जो है उसकी फ्रीडम होना चाहिए। ये आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़े एक कदम और।
तो रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, ठीक है, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग क्या कहता है? तो रोमांटिसिज्म की अगर हम बात करें तो रोमांटिक इमेजिनेशन नेशनल फीलिंग, तो ये रोमांटिसिज्म की आइडियोलॉजी को दर्शाता है। बेसिकली ये आइडियोलॉजी क्या कहती है, जैसे अगर देख रहे हैं अपन कि लड़ने, देश को देश बनाने के लिए कोई लड़ रहा है, कोई रेवोल्यूशन कर रहा है, रेवोल्यूशनरीज, ठीक है, कंजर्वेटिव्स पावर को अपने हाथ में लाने के लिए वापिस से क्या कर रही है, जैसे उन्होंने नेपोलियन वगैरह को हटा दिया। तो क्या देखने को मिला आपको यहां? आपको ये देखने को मिला कि लोग अलग अलग तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, पीपल आर यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है, लोग अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं टू गेन पावर, ठीक है, पावर अपने हाथ में लाने के लिए लोग अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। तो वैसे ही, और अल्टीमेटली सब क्या चाह रहे हैं, कंट्री को अपना कंट्री बनाना चाह रहे हैं। तो वैसे ही एक और तरीका है नेशनल यूनिफिकेशन का, और वो एक और तरीका जो नेशनल यूनिफिकेशन का है वो रोमांटिसिज्म है, ठीक है। उस एक और तरीके को क्या कहा गया है? रोमांटिसिज्म कहा गया है। तो वो रोमांटिसिज्म क्या है वो अपन को यहां समझना है, ठीक है, वो रोमांटिसिज्म क्या है वो अपने को यहां पे समझना है। एक आइडियोलॉजी है रोमांटिसिज्म भी, जिसमें क्या है ना, रोमांटिसिज्म इज अ टाइप ऑफ कल्चरल मूवमेंट which sought to create nationalism based on emotions, intuitions and mystical feelings। मतलब आप रीजन, साइंस और कह सकते हैं रैशनल या फिर वॉर, एग्रेशन, इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो देश बनाने के लिए, आप देश बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो एक कल्चरल मूवमेंट का, ठीक है। मतलब आप किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हो? आप कल्चरल मूवमेंट का, जैसे आप इमोशंस का इस्तेमाल कर रहे हो, आप गीत का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, आप कहानियों का इस्तेमाल कर रहे हो, आप भावनाओं का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप इमोशंस का, इंट्यूशंस का, फीलिंग्स का इस्तेमाल करते हो ना टू क्रिएट अ कंट्री, टू क्रिएट नेशनलिज्म, वो होता है रोमांटिसिज्म। समझ में आई मेरी बात? तो मतलब यू आर नॉट फोकसिंग ऑन एग्रेशन, वॉर, रीजन, रैशनल, साइंस, आप देश बनाने के लिए किस चीज का? लोगों के भावनाओं का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे आगे बताऊंगा, भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, सॉफ्ट पावर का यूज करते हो, ठीक है। तो उसका एग्जांपल यहां पे दिए गए बहुत सारे। समझ में आया कि नहीं रोमांटिसिज्म? रोमांटिसिज्म समझ में आया कि नहीं? व्हाट वाज गुजिपी मजीनी's रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली? ही ट्राइड फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब बोल सकते हैं ना कि शुरुआती दौर में जिसने प्रयास किया तो वो गुजिपी मजीनी था। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अब देखो क्या है। तो ये हम देखना है कि कैसे रोमांटिक इमेजिनेशन या फिर रोमांटिसिज्म ने, कुछ एग्जांपल्स बताओ हाउ रोमांटिसिज्म प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग नेशनलिज्म। ऐसा क्वेश्चन अगर बन जाता है तो आपको ये लिखना रहेगा। पहला एग्जांपल ये रहा आपका, जैसे एक जर्मन फिलोसोफर थे जोहान गॉटफ्रेड हर्डर। तो जोहान गॉटफ्रेड हर्डर ने क्या बोला कि ट्रू जर्मन कल्चर जो है ना, इट वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग दी पीपल ऑफ जर्मनी। दास वॉल्क का कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने। उन्होंने ये बोला कि आपको अगर जर्मनी बनाना है तो जर्मनी बनाने के लिए आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको जर्मनी के लोगों के अंदर वो जर्मन कल्चर डिस्कवर करना होगा, ठीक है। तो ही गेव दिस आइडिया, ही एम्फसाइज्ड, मतलब पीपल एम्फसाइज्ड ऑन, पीपल स्पेशल एम्फेसिस वाज गिवन ऑन ओपेराज, म्यूजिक, डांस फॉर्म्स पोलैंड आफ्टर पार्टीशन। तो ये अगला पॉइंट हो जाएगा, कैरोल कुरपुंस्की के साथ जोड़ के देखेंगे। जर्मन फिलोसोफर वाला पॉइंट ये है, आपको जो सिंपल ये बता रहा है कि जोहान गॉटफ्रीड हर्डर जो एक फिलोसोफर थे, उनका ये मानना था कि अगर आपको जर्मनी को एक देश बनाना है ना, तो जर्मनी के लोगों को बनाना होगा, ठीक है। जर्मनी के लोग जो उनके अंदर ट्रू जर्मन कल्चर वाज अमंग दी जर्मन पीपल, जो जर्मन वे ऑफ लाइफ है, जो जर्मन लैंग्वेज है, उसकी मदद से आप जर्मनी बना पाओगे, सिर्फ लड़ने भिड़ने से जर्मनी नहीं बनेगा। दूसरा अगर आप जैसे देखोगे तो क्या है, जैसे अगर आप देखेंगे तो पोलैंड जो है, तो पोलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया था किसने? रशिया ने, ठीक है। पोलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया था रशिया ने। तो ये दूसरा एग्जांपल है जो दर्शाता है कि पोलैंड के लोगों ने पोलैंड को जिंदा कैसे रखा, पता है? एज ए टेरिटरी तो रशिया के अंडर चले गया, लेकिन पोलैंड के लोगों ने पोलैंड को जिंदा रखा थ्रू ओपेराज, म्यूजिक्स एंड डांस फॉर्म्स, जैसे पोलेनेज हो गया, मजरूका हो गया, ठीक है। तो कैरोल कुरपुंस्की एक वो थे, कह सकते हैं म्यूजिशियनिस्ट, ठीक है। तो उन्होंने ओपेरा म्यूजिक्स वो होता है ना, गाना गाते चले जाते हैं, तो उस म्यूजिक का इस्तेमाल किया, ठीक है। डांस फॉर्म का इस्तेमाल किया, जैसे पोलेनेज और
मजदूर का, ठीक है, ताकि नेशनलिज्म की फीलिंग जिंदा रख सके। जैसे बोलते हैं ना कि हमारा कल्चर जो है हमारी आइडेंटिटी होता है, तो यहाँ पे कल्चर की मदद से लोगों के अंदर वो राष्ट्रवाद की भावनाओं को जिंदा रखा गया। तीसरा अगर आप देखेंगे तो जब पोलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया था किसने, रशिया ने, तो रशियन डोमिनेंस को, अब ऐसा तो नहीं कि रशिया के ऑफिसर आ रहे तो देख के पत्थर मार दोगे, वो आपको मारेंगे डंडे चार। तो इसीलिए लोग रेजिस्टेंस कैसे दिखाते थे कि उनकी रशियन लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो पॉलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। दे यूज्ड पॉलिश लैंग्वेज, ठीक है, पोलैंड के लोग जो थे, तो दे यूज्ड पॉलिश लैंग्वेज एज नेशनल रेजिस्टेंस अगेंस्ट द रशियन डोमिनेशन। वैसे एक एग्जांपल दिया गया, जैसे जो ग्रिम ब्रदर्स थे, ग्रिम ब्रदर्स आप प्रिंट कल्चर वाले चैप्टर में आगे भी पढ़ोगे, हिस्ट्री के चैप्टर 5 में। तो वो ग्रिम ब्रदर्स ने क्या किया, दे पब्लिश्ड ओल्ड जर्मन फोक टेल्स, तो जर्मनी की पुरानी पुरानी कहानियां इकट्ठी करके उन्होंने पब्लिश करी, ताकि उन कहानियों के माध्यम से क्या कर सके, वो देश बना सके, नेशन बिल्डिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक ही क्या बताते हैं कि कैसे कल्चर जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर क्रिएटिंग कंट्री। ठीक है, कैसे कल्चर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर क्रिएटिंग कंट्री, समझे। अब मुझे लग रहा है कि अब तुम लोग पता है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके, कुछ भी लिखे जा रहे हो चैट में। एक बच्चा लिख रहा है कि सर, अब मैं पढ़ के नहीं बता रहा, रहने दो यार। ट्रीटी, कौन सी ट्रीटी चाहिए भवनूर? ट्रीटी ऑफ वियना के मैंने आपको बताया 4-5 पॉइंट, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू अंडू दी चेंजेस ब्रॉट बाय नेपोलियन। ठीक है, टाइम नहीं हो बेटा, तुम्हें ध्यान हो तो ओरिएंटेशन सेशन में क्या बोला था, 1-1.5 घंटे से 2 घंटे की क्लासेस होगी, बोला था ना। तो 1.5 घंटा हो गया है, लेकिन 2 घंटे के अंदर अंदर खत्म होगी। पढ़ ला यार तुम, एक तो अच्छा फ्लो चल रहा है चैप्टर का। इस क्वेश्चन का आंसर दो, व्हेन फ्रांस ने रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड 2020 में आया और बार बार आया है, बताओ कौन सा क्वेश्चन, क्या है इसका आंसर। फिर मैं लीडर बोर्ड पढ़ रहा हूं, लीडर बोर्ड पढ़ रहा हूं। हु सेड दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बार बार आते हैं कि लीडर बोर्ड पढ़ दूं। श्रेष्ठ राय, हिमांक राणा, नीरज, सत्यम गुप्ता, अवनी, नीरज, बैकलॉग टॉप, वाह, गगन प्रताप, अंश कश्यप और सोनाक्षी, बहुत बढ़िया। क्या लगता है 10 दिन से ब्रह्मास्त्र नहीं आया? आ जाएगा बेटा, कहीं नहीं जाएगा, ब्रह्मास्त्र घूम के तुम्हारे पास आएगा, और ब्रह्मास्त्र की जरूरत अपने को 15 तारीख को पड़ेगी, अभी है समय। कल सुनो, कल डाउट सॉल्विंग रहेगा, तो अभी तक जैसे हमारे 4 चैप्टर हो गए, ठीक है, एवरी 5th क्लास विल बी अ डाउट सॉल्विंग क्लास, बताया था मैंने तुम्हें। तो अपन ये चारों चैप्टर के होमवर्क क्वेश्चंस के सोल्यूशन भी लेके आएंगे कल, और चारों चैप्टर में अगर कुछ डाउट है तो चैट में बताना भी तुम मुझे। तो कल अपन क्या करते हैं, ये डाउट सॉल्विंग क्लास जो है, इसमें कल चारों चैप्टर के डाउट्स लेते हैं ना। तो तुम्हें एक बार कोई अगर किसी को डाउट है, ये वो शॉर्ट नोट्स बनाए पर रिवीजन बोरिंग लगती है। रिवीजन सबसे बोरिंग चीज लगती है मेरे दोस्त, जितना आप बार बार रिवाइज करने को बोलेंगे आप, उतना आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार फिर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन रिवीजन ही वो चीज है जो आपको क्या करेगी, सॉलिड बेस देगी, स्ट्रेंथ देगी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, व्हेन फ्रांस नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, तो ये स्टेटमेंट मेटरनिक का है, ड्यूक मेटरनिक बहुत बोलते थे अंकल, है ना। आ जाओ, अब देखो क्या है, कहानी आगे बढ़ गई है। कहानी कहां से कहां तक आगे बढ़ गई है, तो 1789 रिकॉल करो, फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन पहुंच गया, नेपोलियन पावर में आया, नेपोलियन कोड लेके आया, नेपोलियन कोड लाने के बाद में नेपोलियन हारता भी है 1815 में। नेपोलियन के हारने के बाद में क्या होता है, कंजर्वेटिव्स पावर में आते हैं, और ये कंजर्वेटिव्स भी एक दिन जाएंगे। तो 1830 से 1848 जो था, तो 1830 टू 1848 ये क्या था, एज ऑफ रेवोल्यूशन था, जिसमें आपने फ्रांस, बेल्जियम, ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सिलिशिया के वीवर्स का रिवॉल्ट, जर्मनी के जो लिबरल्स थे, द रिवॉल्ट ऑफ लिबरल्स ऑफ जर्मन 1848, ये सारे रेवोल्यूशन देख लिए। अब ये पूरी स्टोरी है, ठीक है। अब 1848 के बाद में आपको क्या देखने को मिलता है कि 1848 के बाद में 3 कंट्री जो है, कौन कौन से, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन, इनका यूनिफिकेशन होता है। तो इन तीनों कंट्री के यूनिफिकेशन को अपन पढ़ेंगे। अब इसी के पैरेलल अपन ने आइडियोलॉजीज क्या क्या पढ़ ली, तो जैसे आइडियोलॉजीज में आप देखोगे तो आपने लिबरलिज्म के बारे में पढ़ा है ना, ध्यान आ रहा है, लिबरलिज्म के बारे में पढ़ा आपने रेवोल्यूशनरीज के बारे में, न्यू मिडिल क्लास वगैरह के बारे में पढ़ा आपने,
और न्यू मिडिल क्लास वगैरह के बारे में पढ़ने के साथ साथ में आपने रेवोल्यूशनरीज हो गया, और आपने रेवोल्यूशनरीज के न्यू मिडिल क्लास वगैरह के बारे में पढ़ने के साथ साथ में आपने ये भी देखा भी रोमांटिसिज्म, तो ये सारी आइडियोलॉजीज भी पढ़ी है। तो अब अपने पास में अगला टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, सीधा है, सटीक है, फटाक से कंप्लीट होगा। जर्मनी, इटली और ब्रिटेन, 3 देशों का यूनिफिकेशन देखना है आपको, ठीक है। तो अभी तक जितने जो यूनिफिकेशन रिवॉल्ट वगैरह हुए तो वो पुअर पीपल कर रहे हैं और वो विद्रोह से हो रहे हैं, लेकिन ये जर्मनी, इटली और ब्रिटेन का जो कंट्री बनाया गया है ना, इन कंट्री के कंट्री फॉर्मेशन में वहां के मोनार्क्स का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो जैसे जर्मनी में देखें तो इनिशियली तो क्या है ना, मिलिट्री सेंटिमेंट जो थे वो अरोज हुए, लेकिन जो बट जंकर्स ऑफ प्रुशिया, जंकर्स मतलब कौन, जो रूलिंग क्लास के लोग थे, तो जंकर्स ऑफ प्रुशिया रिप्रेस जर्मन लिबरल्स, ठीक है। तो जो मतलब रूलिंग क्लास या फिर मिलिट्री के लोग कह लो, तो जो इनिशियल सेंटिमेंट्स लोगों के अंदर जागे थे ना कि देश बनाते हैं 1848 में, मैंने आपको बताया लिबरल्स के, तो जर्मन लिबरल्स को सप्रेस कर दिया जंकर्स ऑफ प्रुशिया ने, ठीक है। जो रूलिंग क्लास और आर्मी के लोग थे उन लोगों ने बोला चलो, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना के लेके आए थे ना फ्रेडरिक विल्हेम फोर ने क्या बोला, बहुत मारूंगा, बैठ जाओ, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए। लेकिन अब फ्रेडरिक विल्हेम फोर तो मर गए, उनके मर जाने के बाद में क्या है ना, उनके मर जाने के बाद में जो प्रूशिया था वो एम्पायर था, कंट्री नहीं था। एम्पायर मतलब क्या कि एक साम्राज्य है, ठीक है। कंट्री मतलब एक फिक्स्ड टेरिटरी वाला एक नेशन है। तो अभी जर्मनी नहीं बना है, अभी वो प्रूशियन एम्पायर है। राजा के मरने के बाद में हो सकता है एम्पायर खत्म भी हो जाए, लेकिन अब उस एम्पायर को प्रॉपर कंट्री बनाने का फिर क्या देखने को मिलता है आपको, जिम्मा उठाता है कौन, उस एम्पायर को प्रॉपर कंट्री बनाने का जिम्मा उठाते हैं वहां के ही रूलिंग क्लास के लोग, प्रूशिया के रूलिंग क्लास के लोग, ठीक है। तो केसर विलियम वन जो है, ठीक है, केसर विलियम वन जो है वो यूनिफिकेशन का काम करवाएगा, और राजा लोग काम खुद नहीं करते, वो काम देते हैं। तो राजा मेंटेलिटी, तो राजा मेंटेलिटी ये थी कि ऑटो वन बिस्मार्क जो चीफ मिनिस्टर थे जर्मनी के, प्रूशिया के, मतलब उस प्रूशियन चीफ मिनिस्टर को जिम्मेदारी दी गई कि तुम जर्मनी बनाओ। तो ऑटो वन बिस्मार्क क्या करता है, लड़ाइयां लड़ता है। ही फॉट 3 वॉर्स ओवर दी पीरियड ऑफ 7 ईयर, 7 साल तक 3 लड़ाइयां लड़ी जाती है। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को हराता है, ठीक है। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को हराता है कौन, ऑटो वन बिस्मार्क। और इनको हराने के बाद जैसे अगर आप देखोगे तो ये पूरा बताया गया कि प्रूशिया बिफोर 1866 के पहले प्रूशिया ऐसा था, ठीक है। फिर क्या होता है, ऑस्ट्रो प्रूशिया वॉर में ये पीला वाला पार्ट जीत लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, जॉइंट प्रूशिया फ्रॉम जर्मन कॉन्फेडरेशन। तो ऐसे धीरे 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 प्रूशियन एम्पायर जो है तो वो जर्मनी में कन्वर्ट होता है और जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ऑटो वन बिस्मार्क 7 साल तक 3 लड़ाई लड़ते हैं, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस को हराते हैं। जनवरी 1871 में यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है और विलियम वन को क्या किया जाता है, राजा बनाया जाता है प्रूशिया का। मतलब जो प्रूशिया पहले था वो जर्मनी में कन्वर्ट हो गया है। अब दिखती बात है कि इस पूरे जर्मन यूनिफिकेशन को लीड कौन कर रहा था, प्रूशियन एम्पायर, ठीक है। तो मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल सिस्टम एंड जुडिशियल सिस्टम वाज एम्फसाइज्ड बाय द प्रूशियन पावर। तो ऑटोमेटिकली जो प्रूशिया था उसी की झलक आपको जर्मनी में देखने को मिलती है। तो गंगाधर ही शक्तिमान था ना, वैसे प्रूशिया ही जर्मनी बना आगे जाके, ठीक है। ये जर्मन यूनिफिकेशन हो गया। जर्मन यूनिफिकेशन के बाद में आ जाओ इटालियन यूनिफिकेशन। अच्छे से समझना, ये आपको एक मैप दिख रहा है 1855 का, और ये आपको दूसरा मैप दिख रहा है। ये दूसरा मैप जो है तो ये 1861 के बाद का है, यूनिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद का, 1861 के बाद का मान लो, 1861 के बाद का मान लो। तो पहले क्या था ना, इटली जो है तो पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड था, जैसे सार्देनिया पेडेमोंट वाला रीजन हो गया, ठीक है। ये ऊपर का नॉर्थ इटली हो गया, ये सेंट्रल इटली हो गया, ये सदर्न इटली हो गया। तो ये पूरा बटा हुआ था, अलग अलग लोगों के पास में अलग अलग इटली था, ठीक है। तो पॉलिटिकली इट वाज अ फ्रेगमेंटेड स्टेट डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। ओनली सार्देनिया पेडेमोंट वाज अंडर प्रिंसली रूल। तो राजा के अंडर में सिर्फ सार्देनिया पेडेमोंट था, बाकी पूरा वो था, बटा हुआ था, बाकी पूरा का पूरा बटा हुआ था। अब आपको क्या देखने को मिलता है, तो दिस वाज पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड इनटू 7 स्टेट्स, ओनली सार्देनिया पेडेमोंट वाज अंडर प्रिंसली रूल। अब क्या होता है, तो पहले गुजिपी मजीनी वो जो रेवोल्यूशनरी थे उन्होंने प्रयास किया कि इटली को यूनिफाई किया जा सके, बट ही फेल्ड। उन्होंने कोशिश करी थी इसको यूनिफाई करने की, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ठीक है। ही फेल्ड टू यूनिफाई इटली। फिर उसके बाद में उनके फेल हो जाने के बाद में राजा जो था इटली का राजा कौन था, किंग विक्टर इमैनुअल टू। विक्टर इमैनुअल टू ने जिम्मेदारी ली। अगेन मैंने बताया राजा लोग खुद काम नहीं करते, लेकिन राजा मेंटेलिटी। तो विक्टर इमैनुअल टू ने कैवियोर को जिम्मेदारी दी। कैवियोर कौन था, तो कैवियोर एक बेहतरीन स्टेट्समैन था, मतलब एक डिप्लोमेट था जिसके फ्रांस के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। तो उसने फ्रांस की मदद से क्या करा, जो ऊपर का हिस्सा था ना, ये ऊपर का हिस्सा पहले हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में था, नॉर्थ इटली। तो इस ऊपर के हिस्से को आजादी दिलवा दी, किससे,
हैब्सबर्ग एम्पायर से आजादी दिलवा दी और ऊपर का हिस्सा आप कैवियोर ने अंडर में कर लिया है, ठीक है। तो यूनिफाइड नॉर्थ इटली विद द हेल्प ऑफ फ्रांस एंड डिफीटेड ऑस्ट्रियन फोर्सेस, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा के उन्होंने ऊपर का नॉर्थ इटली यूनिफाई करवा लिया। फिर क्या है, गुजिपी गैरिबाल्डी विद द हेल्प ऑफ पेरेंट पीजेंट्स, सॉरी, ठीक है। अब फिर ये नीचे का जो एरिया था ना, ये किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज, ये किसके अंडर में पता है, ये बॉर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन के अंडर में था, बॉर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन के अंडर में था। तो गुजिपी गैरिबाल्डी ने ये काम शुरू किया कि गुजिपी गैरिबाल्डी ने विद द हेल्प ऑफ पीजेंट्स, गुजिपी गैरिबाल्डी ने क्या किया, यूनिफिकेशन कंप्लीट किया, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ पीजेंट्स गुजिपी गैरिबाल्डी ने यूनिफिकेशन कंप्लीट किया। और इस यूनिफिकेशन के कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या समझ में आता है, इस यूनिफिकेशन के कंप्लीट होने के बाद में नॉर्थ मिल गया, साउथ मिल गया। तो गैरिबाल्डी ने साउथ में पीजेंट्स की मदद से बॉर्बन रूलर्स ऑफ स्पेन को भगाया, इन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को भगाया। और ये जो सार्देनिया पिडमोंट था, ये ओरिजिनली विक्टर एमानुएल के पास था ही। फिर क्या होता है, ये आप बोलोगे सेंट्रल, तो जब आजू बाजू मार पड़ रही होती है ना, तो सेंट्रल वाले अपने आप बोलते हैं भैया हम भी तुम्हारे साथ ही आ जाएंगे। तो सेंट्रल में पेपल स्टेट था ये, ठीक है, मतलब वो पोप के पास में थी ये जगह, तो वो खुद ही मर्ज हो गए। और वो खुद मर्ज हो गए तो अल्टीमेटली 1861 में इस तरह से ये यूनिफाइड इटली आपको देखने को मिलता है। और ये यूनिफाइड इटली का राजा किसको बना दिया गया, फिर विक्टर इमैनुअल II को, ठीक है। विक्टर इमैनुअल II बिकेम द किंग ऑफ यूनिफाइड इटली इन 1861। तो ये था इटालियन यूनिफिकेशन। ऐसा ही तीसरा यूनिफिकेशन है ब्रिटेन का। ब्रिटेन की भी कहानी बड़ी सतरंगी है भाइयों। कैसे, तो ब्रिटेन भी क्या है ना, ब्रिटेन में अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते थे, जैसे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट्स, आयरिश, डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स रहते थे। लेकिन इन सारे ग्रुप्स में अगर किसी का दबदबा ज्यादा था, तो वो दबदबा ज्यादा था यहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले, इंग्लिश जो ट्राइब थी, इंग्लिश ट्राइब का दबदबा ज्यादा था, ठीक है। इंग्लिश ट्राइब ने ट्रेड व्रेड के थ्रू पैसा कमा लिया। अब 1688 में क्या होता है ना, प्रोटेक्टोरेट कॉन्फ्लिक्ट के चलते यहां के लोगों ने राजा से खुद पावर ले ली, मतलब राजा ने खुद पार्लियामेंट को पावर दे दी थी। अभी सिर्फ इंग्लैंड की बात हो रही है, अभी सिर्फ इंग्लैंड की बात हो रही है, तो इंग्लैंड के लोगों ने पावर खुद दे दी, मतलब इंग्लैंड के लोगों ने पावर खुद ले ली राजा से। फिर क्या होता है, अब इंग्लैंड जो है 1707 में क्या करता है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ये बोलते हैं आओ गठबंधन कर लें का, तो इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है। और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मिलने के बाद में यूनाइटेड किंगडम सो टू बी कॉल्ड एज ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन बन गया यूनाइटेड किंगडम, और मतलब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बनता है। अब ग्रेट ब्रिटेन बन गया। फिर 1801 में क्या होता है ना, आयरलैंड के जो लोग हैं, तो आयरलैंड के लोग जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, लेकिन ये जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन थे, ये चाहते थे कि वो आयरलैंड को अपने अंडर में ले ले। तो एक लंबा स्ट्रगल चलता है। लंबा स्ट्रगल चलने के बाद में क्या होता है कि आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड, जबरदस्ती आयरलैंड को इनकॉर्पोरेट करा कर गया अंडर यूके, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, ठीक है। और इस तरह से आपको क्या देखने को मिलता है, लोगों ने रेजिस्टेंस भी दिखाया। आयरलैंड के एक नेशनलिस्ट लीडर थे वोल्फ टोन, तो वोल्फ टोन ने प्रयास किया, ही रेजिस्टेड द यूनिफिकेशन प्रोसेस, लेकिन जो कह सकते हैं ना कि यूनाइटेड किंगडम के लोग थे, उन्होंने उस रिवॉल्ट को सप्रेस किया और यूनिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। और इस तरह से उन्होंने क्या किया, ग्रेट ब्रिटेन बनाया पूरा, ठीक है, पूरा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया। अब इसमें अब दिखती बात है, क्योंकि इंग्लिश लोग डोमिनेट कर रहे थे, तो इंग्लिश लैंग्वेज डोमिनेट कर गई, इंग्लिश कल्चर डोमिनेट कर गया, उनका नेशनल एंथम लॉर्ड सेव आवर नोबल किंग वो डोमिनेट कर गया। क्लियर हुआ, ये यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन था। अब बताओ तीनों यूनिफिकेशन में कोई डाउट है क्या? बस लास्ट टॉपिक बेटा, 5 मिनट का और कुछ चैप्टर है, 5 मिनट का और है बेटा, हाँ कर दूंगा फिर। अब देखो आधे में छोड़ोगे, 2 टॉपिक बचे हैं, 2 टॉपिक के लिए एक अलग से क्लास लेने से क्या सेंस बनेगा, तुम्हारा भी सिलेबस लेट होगा। कल डाउट सॉल्विंग में अच्छे से डाउट ले लेंगे वो तुम्हारे। बताओ अभी क्या है ना, आयरलैंड में 2 पार्ट है, एक नदर्न आयरलैंड है और एक आयरलैंड कंट्री। तो नदर्न आयरलैंड इज द पार्ट ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, और जो नीचे सदर्न आयरलैंड है वो एक अपने आप में आयरलैंड एक कंट्री है। चलो भाई इसी बात पे बबल गम उड़ा देते हैं, ठीक है। वॉशरूम कहीं नहीं जाना, अभी बैठे रहो जरा। बस कर दो प्लीज, आपको हमारी कसम, मुझे भी तुम्हारी कसम कि आज मैं पूरा चैप्टर पढ़ा के जाऊंगा। क्लियर हुआ? जर्मन से पहले इटली यूनिफाई हुआ था, यस यस, जर्मनी 1871 में हुआ था और इटालियन यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया था 1861 में। हाँ ध्यान रखना क्रोनोलॉजी में। आंसर पूछ रहा है, बहुत मारूंगा। हाँ अब मैंने इस पे पोल नहीं डाल रहे भैया, हम आंसर पूछ लिया। जैसे इसमें क्या देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वेना पीस ट्रीटी 1815,
ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट हो गया था 1861 में, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में। तो पहले क्या आना चाहिए, फर्स्ट तो फर्स्ट ही रहेगा, फिर फर्स्ट के फर्स्ट रहने के बाद में ऑब्वियस है नेपोलियंस इन्वेजन भी कुछ 17 इसमें ही होना चाहिए, 17 कुछ में ही होना चाहिए, मतलब 90 कुछ में, 70 90 कुछ में। तो 1 के बाद में 2 आएगा, 2 के बाद में 4 आएगा और 3 आएगा, तो ए होना चाहिए इसका राइट आंसर। कितने बच्चों ने ए लगाया? यस, ए ए ए ए ए ए ए ए ए, ठीक है, ए ही होगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, विजुअलाइजिंग द नेशन। अब देखो दो टॉपिक बचे हैं बस। विजुअलाइजिंग द नेशन वाला टॉपिक क्या कहता है कि अगर हम बात करें किस चीज की, विजुअलाइजिंग द नेशन वाले टॉपिक में, कि आपने लड़ाई लड़ी, आपने देश बनाया, सब कुछ किया, लेकिन देश को आपको एक फेस देना पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं ना भारत माता, तो भारत माता एक्चुअली में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन वो क्या है, वो दैट इज आवर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग और विजुअलाइजिंग द नेशन। वो हमारा एक तरीका है कि हम कैसे देश को, भारत माता को विजुअलाइज कर रहे हैं या फिर एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, कि हाँ ये हमारा देश है, हमारी भारत माता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो नेशंस को विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गिविंग फेस टू अ नेशन इज नोन एज एलेगरी क्रिएशन। एलेगरी क्या है? तो एलेगरी मतलब ये है कि जब आप किसी क्वालिटी को कोई फेस दे देते हो, जैसे एक उदाहरण के तौर पे डर, भूत एक क्वालिटी है, डरना, और उस भूत को आपने फेस दे दिया है कि सफेद साड़ी पहना हुआ है, बड़ी टिकी लगी हुई है, तो वो क्या है ना, वो एलेगरी क्रिएशन है कि जब आप किसी एक इमोशन को, वो डर हो सकता है, उत्साह हो सकता है, जोश हो सकता है, उदास निराशा हो सकती है, तो जब आप किसी एक इमोशन को, व्हेन यू आर गिविंग अ फेस टू एन इमोशन, ठीक है, किसी एक इमोशन को जब आप फेस देने लगते हो, तो वो एलेगरी क्रिएशन होता है, उसी को एलेगरी कहा जाता है। समझ गए? उसी को एलेगरी कहा जाता है। एलेगरी समझ में आया? तो अब जैसे अगर अपन आगे बढ़े तो यहां समझना बाबू, हाँ अब नीचे आ जाओ। तो अगर अपन एलेगरी ये समझ लिया, विजुअलाइजिंग द नेशन, तो गिविंग अ फेस टू द नेशन इज नोन एज एलेगरी क्रिएशन। अब अगर बात करें कहां, फ्रांस और जर्मनी, तो फ्रांस और जर्मनी में इसी तरह से क्या है ना कि ड्यूरिंग देयर नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स एलेगरीज वर क्रिएटेड। और क्या एलेगरीज बनाई गई थी? तो आपको देखने को मिलेगा कि फ्रांस में मैरियन वॉज क्रिएटेड एज द एलेगरी, मतलब चौराहे पे फ्रांस में जगह जगह ऐसे बूथ लगा दिए गए, और वो मैरियन जो है, तो मैरियन क्या थी, मैरियन फ्रांस की, मतलब एक रेड कैप पहना हुआ एक बूथ रहेगा, रेड कैप पहना है, यहाँ पे एक कोकैड लगा, एक फुंदा लगा हुआ है, और वो जो स्टैच्यू थे वो लिबर्टी और रिपब्लिक को दर्शाते थे। वैसे ही जर्मनी में जर्मेनिया बिकम दी एलेगरी ऑफ जर्मनी, जहां पे वो एक क्राउन पहनी हुई थी ओक लीव का, जो हीरोइज्म को दर्शाता था। तो इस तरह से क्या है, जब आप किसी एक क्वालिटी को क्या करते हो, पिक्चराइज कर देते हो, एक इमोशन को पिक्चराइज कर देते हो, तो वो एलेगरी कंस्ट्रक्शन होता है। जैसे इंडिया में भारत माता, तो भारत माता इंडिया के प्राइड को दर्शाती है, एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है कोई। तुम ये मत सोचना कि जर्मेनिया एक लड़की थी जो लड़ने गई थी लड़ाई जर्मनी की आजादी में, नहीं, वो जस्ट एलेगरी क्रिएशन है। गॉट इट? तो अब इसी तरह से आप जैसे देखेंगे तो बहुत सारे सिंबल्स का इस्तेमाल हुआ था। ब्रोकन चेन्स, ये ब्रोकन चेन्स जैसे आपको देखने को मिलेगी, कहां है, कहीं पिक्चर में दिख रही होगी, ये ब्रोकन चेन्स, ये ब्रोकन चेन्स आजादी दर्शाती है। ये 1 नंबर में क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, ये क्या है, रॉयल सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर है, स्ट्रेंथ को दर्शाता है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स हीरोइज्म को दर्शाता है। सॉर्ड जो है, ये तलवार, ये रेडीनेस टू फाइट को दर्शाती है, ठीक है, रेडीनेस टू फाइट को दर्शाती है। ऑलिव ब्रांच अराउंड दी सॉर्ड, मतलब ये कि लड़ने के लिए भी तैयार है और शांति समझौते के लिए भी तैयार है, ठीक है। फिर क्या है, ब्लैक रेड एंड गोल्ड जो कलर है, ये ब्लैक रेड एंड गोल्ड कलर, ये जर्मन नेशनल कलर है एक तरह से, ठीक है, तो ये जर्मन नेशनल कलर हो गए। और रेज ऑफ राइजिंग सन, ये पीछे से सूर्य की किरण निकल रही ना, ये दर्शाती है बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, कि एक नया युग प्रारंभ होने वाला है, एक नया समय, एक नया दौर शुरू होने वाला है, ठीक है, ये होता है। तो फाइनली लास्ट टॉपिक पे आ गए आप। तो अब देखो स्टोरी कहां से कहां तक चलती आ रही है आपकी, एक बार रिकॉल करवाओ। फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन कोड, नेपोलियन हारता है, कंजर्वेटिव्स पावर में आते हैं, कंजर्वेटिव्स भी जाएंगे 1830 से 48 के बीच में, एज ऑफ रेवोल्यूशन पूरा रहता है 1848, आप जैसे आप देखते हैं। तो उसके बाद में फिर क्या होता है, एज ऑफ रेवोल्यूशन खत्म हुआ, तो उसके बाद में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली और ब्रिटेन आपको देखने को मिलता है। अब ये सब कंट्री यूनिफाई हो गए ना, उसके बाद में 1871 के बाद की बात बता रहे हैं कि अब उसके बाद में क्या होता है ना, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म वाले टॉपिक बताए गए, कैसे उस समय यूरोप में और क्या बदलाव आ रहे थे।
अब इसी के पैरेलल आइडियोलॉजीज पढ़ी अपन ने, कंजर्वेटिज्म पढ़ा, लिबरलिज्म पढ़ा, रेवोल्यूशनरीज पढ़े, रोमांटिसिज्म पढ़ा, है ना। अब लास्ट टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, अच्छे से समझ लो, लास्ट टॉपिक है, और 2 मिनट 5 मिनट का टॉपिक है बस। ठीक है, यहां तक समझ में आया? बताओ। वेलिश रीजन भी यूनाइटेड स्टेट्स का ही पार्ट था। सत्याग्रह को रोमांटिसिज्म में इंक्लूड करेंगे? ना, मतलब बेसिकली रोमांटिसिज्म क्या है ना, कल्चर का इस्तेमाल कर रहे हो आप उनको, उनकी पुरानी, जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन दोनों दोस्त थे ना, क्यों दोस्त थे कि जैसे ऐसा बोलेंगे अपन दोनों दोस्त थे ना, क्यों? क्योंकि अपन दोनों दिवाली एक जैसे मनाते हैं ना, तो हमारा कल्चर एक जैसा है ना, तो अपन दोनों दोस्त हैं ना, तो अपन दोनों को एक कंट्री बनाना चाहिए ना, ऐसा। तो आप कल्चर का इस्तेमाल कर रहे हो। वाई ओनली फीमेल एलिगरी? फीमेल एलिगरी इसलिए ताकि आप क्या कर पाओ, फीमेल जो रहती है ना, तो वो मातृत्व को दर्शाती है, वो सॉफ्ट पावर को दर्शाती है, वो फेमिनिज्म के उस एस्पेक्ट को, जैसे क्या होता है ना कि मेल एलिगरी भी बना सकते थे, लेकिन जैसे जो बोलते हैं ना कि एक सॉफ्ट साइड पे ले जाते हुए आपको मातृत्व दर्शाना है, मातृत्व दर्शाना है, मतलब कि बोलते हैं ना एक मदरहुड, जिसके चलते कि सारे लोग कनेक्ट कर पाए बेटों की तरह, बच्चों की तरह, वैसा। तो वो इसीलिए फीमेल एलिगरीज बनाई जाती है। ठीक है, चलो। नशोहा पढ़ बेटा, बस लास्ट टॉपिक है ना। अब तो आप देखो, 2 मिनट में समझा रहा हूं, अच्छे से समझना। नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म में क्या डिफरेंस है? नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म इज द आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल्स। कौन से आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल्स? जैसे अपन देखते हैं कि देश आजाद करना है, एकजुट करना है, सारे भाइयों को एक साथ लाना है, कंट्री बनाना है, वो नेशनलिज्म है ना। लेकिन जब आप देश आजाद करना है, एकजुट लाना है, सारे भाइयों को एक साथ करना है, एकजुट बनाना है, एक देश बनाना है, उस आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल से ऊपर आ जाते हो, और आप आपके देश के लिए तो ये सोचते हो कि देश बनाना है, मजबूत बनाना है, एक साथ रहना है, पावरफुल बनना है, और पावरफुल बनके दूसरे देशों को अपने को दबाना है, तो वो इंपीरियलिज्म हो जाता है। इसका एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो मेरा बच्चा प्यारा है, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे गुल्लू गुल्लू, है ना, तो मेरा बच्चा प्यारा है, जब ये पेरेंट बोलते हैं तो दे आर इन लाइन विथ नेशनलिज्म, कि मेरा देश प्यारा है, मेरा बच्चा प्यारा है, मेरा देश प्यारा है, वैसा, तो वो नेशनलिज्म दर्शाता है। लेकिन मेरा ही बच्चा प्यारा है, मेरा ही बच्चा सबसे अच्छा है, मेरा ही देश सबसे अच्छा है, दूसरे देश को मैं दबा दूंगा, डरा दूंगा, धमका दूंगा, दूसरे के बच्चों को डरा दूंगा, धमका दूंगा, तो वो इंपीरियलिज्म होता है। ठीक है, तो नेशनलिज्म इज गुड, इट इज अ आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल। ठीक है, बट व्हेन दीज आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल्स आर लेफ्ट बिहाइंड एंड कंट्री ट्राइज टू डोमिनेट सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली ओवर अदर कंट्री, इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म। तो जब एक कंट्री अपने आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल्स को भूल के दूसरे देशों के ऊपर सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली डोमिनेट करने की कोशिश करती है, तो उसे इंपीरियलिज्म कहा जाता है, तो उसे इंपीरियलिज्म कहा जाता है। क्या आपको इंपीरियलिज्म का मतलब समझ में आ गया? ठीक है, अब वही चीज यहां पे एक स्टोरी के माध्यम से बताई गई है। कैसे बताई गई है कि यूरोप में जैसे अगर आप देखेंगे ना, तो यूरोप, ये जैसे मान लो कि ये पूरा यूरोप था, एग्जांपल के तौर पे ये यूरोप था। अब ये यूरोप जो है, तो इस यूरोप में क्या हुआ कि इस यूरोप में ये वाला जो रीजन था, ये वाला रीजन जो मैंने आपको बताया ना, जो ऑटोमन एम्पायर था, तो ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर में कुछ यूरोपियन कंट्रीज थी, ऑटोमन एम्पायर के अंडर में कुछ यूरोपियन कंट्रीज थी। अब ऑटोमन एम्पायर क्या होता है ना, 1870s के बाद में ऑटोमन एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन होता है। अब ऑटोमन एम्पायर जब डिक्लाइन होता है, तो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में जो कंट्रीज थी यूरोप की, ठीक है, यूरोप की जो कुछ कंट्रीज ऑटोमन एम्पायर के अंडर में थी, उस पूरे रीजन को बाल्कन रीजन कहा जाता था। ठीक है, बाल्कन रीजन क्यों कहा जाता था? तो बाल्कन रीजन मतलब वो क्षेत्र का नाम बाल्कन था, बाल्कन क्षेत्र था। अब उस बाल्कन रीजन में जो कंट्रीज थे, तो अब क्योंकि ऑटोमन एम्पायर कमजोर हो रहा था, समझना, ऑटोमन एम्पायर कमजोर हो रहा था, तो इस बाल्कन रीजन के जो नेशंस थे, वो अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट कर रहे थे। तो अब अच्छे समझना,
अब क्या हो रहा है कि सब देश अपना अपना आजाद होना चाह रहे थे, नेशनलिज्म। ऑटोमन एम्पायर कमजोर पड़ रहा था, तो ऑटोमन एम्पायर से दूर भाग भाग के छोटे छोटे कंट्रीज आजाद हो रहे थे, ठीक है, और वो आजाद होना चाह रहे थे, नेशनलिज्म, वो अपने आप को कंट्री बनाना। लेकिन ये नेशनलिज्म एक टेंशन में कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि मैं अपनी कंट्री बड़ी करना चाहूंगा, तो मेरे बाजू में जो देश आजाद हो रहा चाह रहा है, मैं उसकी टेरिटरी छुड़ाना चाहूंगा, तो मेरा नेशनलिज्म इज इंपीरियलिज्म फॉर देम। तो एक नेशनलिस्ट टेंशन डेवलप हो गई। एक नेशनलिस्ट टेंशन डेवलप होती इन यूरोप, इन दी बाल्कन रीजन। बाल्कन रीजन में रहने वाले लोगों को स्लाव्स कहा जाता था, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब होता क्या कि बाल्कन रीजन में नेशनलिस्ट टेंशन डेवलप हुई एंड दी पीपल स्टार्टेड फाइटिंग अमंग देमसेल्फ। तो वो जो छोटे छोटे कंट्री आजाद हो रहे थे, वो उनके बीच में आपस में लड़ाई मच गई। उनकी लड़ाई आपस में मच रही थी, वहां तक ठीक ही, बच्चे लड़ रहे हैं, कॉलोनी के लड़ने दो। लेकिन जब पापा मम्मी उतर जाते हैं उस लड़ाई में, तो लड़ाई फिर क्या, मोहल्ले में दंगे हो जाते हैं। और हुआ वही। तो ये छोटे छोटे कंट्री आपस में लड़ रहे थे बाल्कन रीजन के, ठीक है। तो आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, इट्स मेंबर्स वर ये स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ पे, इट्स मेंबर आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, इट्स मेंबर फॉट अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। तो जो ऑटोमन एम्पायर के जो मेंबर थे, जो बाल्कन कंट्रीज थे, वो बाल्कन नेशनलिज्म की फीलिंग के चलते वो आपस में लड़ रहे थे। वो आपस में लड़ रहे थे, वहां तक तो ठीक था, लेकिन उनकी लड़ाई में जब बिग पावर की एंट्री हो गई, बिग पावर की एंट्री मतलब क्या है कि उन छोटे छोटे देशों की लड़ाई में जब ये फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे कंट्रीज उतर गए ना, तो उससे क्या हुआ, उससे क्या हो गया कि उनके रीजनल कंफ्लिक्ट पूरे यूरोप के ऊपर हावी हो गए। और पूरे यूरोप के ऊपर हावी होने के कारण क्या होता है, इट इवेंचुअली लीड्स टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इसी के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है। अभी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन क्या है, वो इंपीरियलिज्म ही है, कि देश अपना अपना आजाद हो रहे थे, लेकिन वो जब एक दूसरे को डोमिनेट करने लगे, डराने धमकाने लगे, तो दैट लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो रीजनल टेंशन लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अमंग बाल्कन नेशन लीड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। समझ गए, वो चीज है। अब जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ये सारा सब कुछ हुआ, तो जो कॉलोनियल कंट्रीज थी ना, कॉलोनियल कंट्रीज लाइक जैसे इंडिया, तो इंडिया को समझ में आ रहा था कि यार ये यूरोपियंस खुद के लिए तो आजादी, देश, नेशनलिज्म चाहते हैं और हमारे ऊपर डोमिनेट करते हैं। तो यहां पे वही बताया गया कि एंटी इंपीरियल मूवमेंट इन कॉलोनीज गेव राइज टू द नेशन स्टेट्स इन अदर पार्ट्स। तो ब्रिटेन हमारे ऊपर डोमिनेट कर रहा है, वहां वो इंपीरियलिस्टिक हो रहा है, खुद क्या नेशनलिज्म की बात करता है, वो नेशनलिस्ट है, और हमारे ऊपर इंपीरियलिस्ट हो रहा है। तो हमारे कंट्री के अंदर एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट चले कि इंपीरियलिज्म नहीं सहेंगे। और जब मैं भी ब्रिटेन को गाली दे रहा हूं, तुम भी ब्रिटेन को गाली दे रहे हो, तो हम सब जब एंटी इंपीरियल हो रहे हैं ना, तो समवेयर वी आर गेटिंग कनेक्टेड थ्रू नेशनलिज्म, हम आपस में कनेक्ट हो रहे थे। तो एंटी इंपीरियल मूवमेंट इन कॉलोनीज गेव राइज टू दी नेशन स्टेट और नेशनलिज्म इन कॉलोनीज। तो इस तरह से हमारे कंट्री एकजुट हो रहे थे, क्योंकि हम सब उसके अगेंस्ट एकजुट हो रहे थे, ठीक है। तो हमारे बीच में आपस में भाईचारा बढ़ रहा था, हमारी कंट्री बन रही थी। गॉट इट। चलो एक सवाल का जवाब दो, छुट्टी करता हूं फिर मैं तुम्हारी, अभी 2 घंटे नहीं हुए। हाँ, सवाल का जवाब दो। इन रेफरेंस टू जर्मनिया, इन रेफरेंस टू द जर्मेनिया एलिगरी, द ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, सॉरी, ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, तलवार के बाजू में जो ऑलिव ब्रांच थी वो क्या दर्शाती है? और ये क्वेश्चन आया है 2025 में, इसी साल एग्जाम में आया है, तुम्हारे जो सीनियर्स ने एग्जाम दिया। बताओ ऑलिव ब्रांच जो है वो क्या दर्शाती है? पिछले क्वेश्चन का फिर मैं लीडर बोर्ड का आंसर बताता हूं तुम्हें। पिछले क्वेश्चन में लीडर बोर्ड पे आंसर जो है, अनुभव द्विवेदी, हर्ष, ऋषिका, नीरज, यश नारायण, बैकलॉग टॉप, निवेदिता, यश जोशी, प्रयास और क्या है, आकाश, आकाश, वाह यार कैसे नाम है, आकाश। इंपीरियलिज्म में नेपोलियन का एग्जांपल दे सकते हैं? यस, वेरी गुड, ही वाज हैविंग द इंपीरियल इंटेंशंस। विलिंगनेस टू मेक पीस आएगा क्या इसका राइट आंसर? यस, विलिंगनेस टू मेक पीस। ठीक है, कितने परसेंट बच्चों ने सही आंसर दिया जरा देखने, तो अभी चल ही रहा है पोल। वो जो ये जो सिंबल्स है ना, ये सिंबल्स ध्यान रखना बाबू, ठीक है, ये सिंबल्स ध्यान रखना है, जो जितने भी सिंबल्स हैं। चलो बहुत बढ़िया, आज जो तुमने हिम्मत दिखाई है, तो हिस्ट्री के चैप्टर में बस 4 दिन की क्लास अपनी थोड़ी बड़ी बड़ी जाएगी, 4 भी नहीं 3 ही दिन की। एक वो जो एक चैप्टर है वो तो छोटा सा है ना, पिल्लू सा, उसमें तो छोटी क्लास जाना है। गुड, लव्ड द स्पिरिट की 2 घंटे तुम पढ़ पाए। और आदत डालो, अभी मैराथन चलेगी 4-4 घंटे की, फिर कैसे बैठोगे सर? अब तो बैठना पड़ेगा, नहीं तो अगले दिन तो एग्जाम ही देने जाना है। आज की पीपीटी आज ही तो दूंगा बाबू, अभी दूंगा, अभी बस क्लास के बाद में डल जाएगी शाम तक।
ठीक है, चलो सी है इसका राइट आंसर, यस विलिंगनेस टू मेक पीस। अब देखो नेशन स्टेट इस चैप्टर में आया, एरिस्टोक्रेसी आया, नेपोलिक कोड आया, न्यू मिडिल क्लास आया, तो जितने भी कीवर्ड आए, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, ज़ोल्वेरिन, रेवोल्यूशनरीज, ये सारे कीवर्ड्स, गुज़िपी मजीनी के ऊपर आ जाता है, बाल्कन, रोमांटिसिज्म, तो जो जो कीवर्ड्स हो सकते हैं जैसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, यूटोपिया, एलेगरी क्या होता है, ठीक है, तो व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया फॉर इंस्टेंस जैसे ग्रीड, एनवी, फ्रीडम, इसको एक्सप्रेस किया जाता है थ्रू अ पर्सन और अ थिंग, तो वो एलेगरी कहलाता है, ठीक है। फ्रेंच आर्टिस्ट ने जैसे इसका इस्तेमाल किया मैरियन बनाने के लिए, जर्मनी में जर्मेनिया बनाई गई एलेगरी, ठीक है। अब होमवर्क क्वेश्चन में कुछ आपके लिए एमसीक्यूज भी डाले मैंने आज, तो आज एमसीक्यूज जो डाले तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 एमसीक्यूज हैं, और ये चारों एमसीक्यूज इसलिए डाले क्योंकि ये थोड़ा आपको फूड फॉर योर ब्रेन है, एमसीक्यूज भी सॉल्व करना 4, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन में, और ये आज के होमवर्क क्वेश्चन डिटेल वाले जो है। तो देखो जो मैंने आपको बताया, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, तो जो हमने देखा ना कि वो कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए आइडिया ऑफ सिटी ऑन ला पैट्रिया ले सिटी ऑन वाला आइडिया हो गया, रीजनल लैंग्वेजेस को डिस्करेज करा, फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया, तो सारे जो पॉइंटर्स मैंने कीवर्ड्स में दिए उसका एक अच्छा आंसर लिखना। मेन प्रोविजंस ऑफ नेपोलिक कोड ऑफ 1804 इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ वियना की अगर बात करें तो वो है, सॉरी लिबरलिज्म जो है, तो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी समझाओ, ठीक है। अरे वो वाला आंसर कहां चले गया, डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरी टू क्रिएट, ये डबल आ गया, अच्छा 2025 का 2024 का 2 बार लगा दिया, शायद ये गलती हो गई कुछ, ठीक है। इसकी जगह आप ट्रीटी ऑफ वियना वाला क्वेश्चन ले लेना, इसकी जगह ये क्योंकि रिपीट हो रहा है ना, ये रिपीट हो रहा है बाबू, इसको ट्रीटी ऑफ वियना ले लेना यहाँ पे, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है, ये 5 नंबर में आता है, सारे नेपोलिक कोड भी 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, लिबरलिज्म भी 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, और ट्रीटी ऑफ वियना भी 5 नंबर में पूछा जाता है। फिर क्या है, रोल ऑफ ऑटो बिन बिस्मार्क इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो या फिर इटली हो, तो जर्मनी और इटली ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, तो ध्यान रखना ये भी 5 नंबर के हिसाब से लिखना। और एनालाइज द रोल ऑफ गुज़िपी मजीनी इन दी, ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली आई गया ना 5 नंबर में, ये ले, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। अब चैप्टर तो बड़ा है यार, कल तुम्हारी क्लास नहीं है, कल तुम्हारा सिर्फ डाउट सॉल्विंग है, तो कल 2 दिन में कर लेना ना, 6 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है, 5-5 नंबर के हिसाब से, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। तो ये 6 क्वेश्चन आपको करना है, कल वाला जो चैप्टर था उसके सोल्यूशन में डाल दे रहा हूं, अब कल जो अपन ने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट किया था उसके सोल्यूशन डाल दे रहा हूं, इसका तुम्हें 2 दिन दे रहा हूं, और मैं 6 क्वेश्चन और कुछ एमसीक्यूज, एमसीक्यू सॉल्व कर लेना, टेस्ट जरूर देते चलना, अगर टेस्ट नहीं दोगे ना चटनी बना दूंगा, क्लियर है। अप्पू हाथी से मिलना चाहोगे क्या एक बार, अप्पू हाथी क्रॉसओवर चिकारा भाई, अप्पू हाथी क्रॉसओवर चिकारा भाई ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, समझ में आया, आज 2 घंटे क्लास में मजा आ गया होगा तुम्हें भी, बंद कर दो आज के लिए, माफ कर दो, ठीक है, पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना।